नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इंग्लिश पेडागोजी की मैराथन क्लास। तो ये क्लास आपके सीटेट 2026 के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम फेब में रहने वाला है। उसके अलावा एचटेट 2025 की अभी तक डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम भी आपका फरवरी में हो जाएगा। तो इन दोनों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लैंग्वेज होती है, यानी कि जो भाषा होती है वो क्या होती है। देखो, लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग्स। यानी कि लैंग्वेज क्या होती है? एक साधन होती है जिसके द्वारा कोई भी अपने जो आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं और जो फीलिंग्स है, यानी कि किसी को भी अपने विचारों को साझा करने के लिए, अपने आइडियाज़ को बताने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है जिसके द्वारा कोई भी अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को और अपने जो फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होती हैं उनको क्या कर पाता है? एक्सप्रेस कर पाता है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड में क्या होती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। अब क्या है कि जो स्क्रिप्ट होती है ना और जो लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट क्या होती है? लिपि होती है। लिपि और जो लैंग्वेज है उनके बीच में क्या नहीं होती? कोई भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं होती है। कोई भी लैंग्वेज किसी भी लिपि में क्या की जा सकती है? लिखी जा सकती है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो किस लिपि में होती है? जनरली रोमन स्क्रिप्ट में जो इंग्लिश है वो क्या की जाती है? लिखी जाती है। तो लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है जिसके द्वारा कोई भी क्या कर पाता है? अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो विचार हैं और जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको क्या कर पाता है? एक्सप्रेस कर पाता है। और इस वर्ल्ड में क्या है? बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। और जो स्क्रिप्ट होती है, यानी कि जो लिपि होती है और जो लैंग्वेज होती है, उसके बीच में क्या नहीं होता? कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है। कोई भी लैंग्वेज किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज होती है उसकी फॉर्म्स क्या क्या रहेंगी। सबसे पहले होती है ओरल, फिर रिटन, फिर होती है साइन लैंग्वेज। देखो, ओरल लैंग्वेज क्या होगी? मान लो मैं हूँ और आप हो मेरे सामने, है ना, हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। तो अब मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ? जो बातचीत कर रही हूँ, यानी कि बोलकर अगर मैं आपके साथ नॉलेज को क्या कर रही हूँ? शेयर कर रही हूँ। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाती है लैंग्वेज की? ओरल फॉर्म। यानी कि जब दो लोगों के बीच में क्या हो रही होती है? बातचीत हो रही होती है, बोलकर बातचीत हो रही होती है, तो वो क्या हो जाती है? ओरल लैंग्वेज। दूसरी क्या आ जाती है? रिटन लैंग्वेज। देखो, रिटन लैंग्वेज में क्या हो जाता है कि लिख कर, मान लो आप किसी के साथ क्या कर रहे हो? व्हाट्सअप चैट कर रहे हो, तो वहाँ आप क्या कर रहे हो? लिख कर क्या कर रहे हो? एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो, तो वो क्या हो जाती है? रिटन लैंग्वेज। और तीसरी होती है साइन लैंग्वेज। तो फॉर्म्स क्या क्या रहेंगी लैंग्वेज की? सबसे पहले होती है ओरल लैंग्वेज, दूसरी होती है रिटन लैंग्वेज और तीसरी होती है साइन लैंग्वेज। यानी कि जब आप साइन से क्या बताते हो? अपने जो विचार हैं उनको क्या कर पाते हो? एक्सप्रेस कर पाते हो, तो वो क्या हो जाती है? साइन लैंग्वेज। अब क्या है कि जो रिटर्न लैंग्वेज होती है ना, वो क्या हो जाती है? मोर स्टेबल होती है या क्रेडिबल होती है देन द ओरल लैंग्वेज। मान लो मैंने आपको बोला कि कल मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँगी, लेकिन अगर वही चीज़ मैंने आपको क्या दी होती? रिटर्न में दी होती है, मैंने आपको लिख कर दी होती या मैंने आपको साइन करके दी होती, तो वो क्या हो जाती है? मोर क्रेडिबल होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं। तो जो रिटर्न लैंग्वेज हो जाती है वो क्या हो जाएगी? मोर स्टेबल होती है और क्रेडिबल होती है देन द ओरल लैंग्वेज। तो फॉर्म्स क्या क्या रहेंगी लैंग्वेज की? सबसे पहले है ओरल लैंग्वेज, फिर आती है रिटर्न लैंग्वेज और तीसरी होती है साइन लैंग्वेज। अब नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को और जो अपने इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं, उस लैंग्वेज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या रहेंगी। तो जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? सिम्बॉलिक होती है और डायनमिक होती है। लैंग्वेज कैसे बनती है? सिम्बल्स से बनती है और क्या हो जाती है? डायनमिक होती है। डायनमिक का मतलब क्या होएगा कि चेंज होती रहती है। क्या रहेगी? समय के साथ साथ लैंग्वेज क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। यानी कि लैंग्वेज जो होती है वो स्टैटिक नहीं होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। क्या रहेगा? ना फिक्स्ड होती है ना स्टैटिक होती है। लैंग्वेज क्या रहेगी? डायनेमिक होती रहती है, यानी कि बदलती रहती है। तो लैंग्वेज कैसी होती है? सिंबॉलिक होती है और डायनेमिक होती है। दूसरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। बिल्कुल, हमारे विचारों को साझा करने का या एक दूसरे से बातचीत करने का क्या होती है? मीन्स होती है, साधन होती है। उसके अलावा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल, अब मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, मुझे आपको कुछ समझाना है, तो अब जब मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाने आई हूँ तो मैं किसका यूज़ कर रही हूँ? लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ। तो मीडियम ऑफ क्या होती है? इंस्ट्रक्शन भी होती है। उसके अलावा लैंग्वेज क्या होती है? आर्बिट्रेरी होती है। देखो, इसका मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज होती है ना, मान लो हमने बोतल है, अब जो ये बोतल है हमने इसे बोतल ही क्यों कहा? या
जो पानी, हमने पानी को पानी ही क्यों कहा, तो इसके बीच में क्या नहीं होती, कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है। तो इसलिए जो लैंग्वेज हो जाती है वो क्या हो जाती है, आर्बिट्रेरी होती है। यानी कि अगर मान लो बोतल की जगह हमने बोतल को क्या कहा होता, मग कहा होता, तो हमारे लिए क्या रहता, मग ही बोतल मानी जाती। तो क्या नहीं होता, लैंग्वेज के उसके बोलने के बीच में और लिखने के बीच में क्या नहीं होता, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लेक्स, की जो लैंग्वेज होती है वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो जो करेक्टरिस्टिक्स रहने वाली हैं लैंग्वेज की या भाषा की, क्या करेंगी कि जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, सिंबॉलिक होती है और डायनेमिक होती है, यानी कि सिंबल से बनी है और चेंज होती रहती है। उसके अलावा क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बिल्कुल जो बातचीत करने का साधन होती है वो क्या रहेगी, लैंग्वेज रहती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है और लैंग्वेज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। देखो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, मैंने आपको हिंदी पेडागोजी करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था भाषा अर्जन क्या होता है। अगर हिंदी में बात करूँ, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन। देखो लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या है, जब भी कोई लैंग्वेज क्या की जाती है, नेचुरली सीखी जाती है ना, बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, वो क्या हो जाता है, एक्विजिशन। यानी कि भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है कि जब भी कोई लैंग्वेज है, व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्नड नेचुरली, तो जब अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से, अपने इन्वायरमेंट से अगर नेचुरली कोई लैंग्वेज आप सीख पा रहे हो बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, तो वो क्या हो जाता है, भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और ए सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। देखो जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसके अंदर क्या होती है, कैपेसिटी होती है किसी भी लैंग्वेज को क्या करने की, सीखने की। क्या है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या होती है कि इनेट कैपेसिटी होती है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट के थ्रू या आसपास के थ्रू क्या कर पाता है, लैंग्वेज को ईजिली क्या कर लेता है, सीख लेता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। और ये क्या हो जाती है, एक अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस क्या होती है, प्रोसेस होती है। यानी कि इसमें माइंड क्या नहीं रहता, कॉन्शियस नहीं रहता, अनकॉन्शियसली ही या सबकॉन्शियस माइंड से हम क्या कर लेते हैं, लैंग्वेज को सीख लेते हैं। तो जो हमारी मदर टंग होती है ना, वो क्या होती है, एक एक्वायर्ड लैंग्वेज होती है। देखो जब बच्चा पैदा हुआ, उसके आसपास क्या है, उसके पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली मेम्बर के अलावा क्या हो जाते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं। तो जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहे होंगे, वही बच्चा क्या करता है, वो नेचुरली सीख लेता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो बच्चा क्या कर पाए, एक ही लैंग्वेज को बच्चा क्या कर पाए, एक्वायर्ड कर पाए, नहीं। अगर मान लो पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा भाषा का, एक से ज़्यादा लैंग्वेज का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चा क्या कर सकता है, दो लैंग्वेज भी क्या कर पाता है, एक्वायर कर पाता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, जो बच्चा होता है वो जो अपनी मदर टंग या जो पहली जो उसकी होम लैंग्वेज होती है, जो रीजनल लैंग्वेज होती है, जो वो अपने इन्वायरमेंट से बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के और नेचुरली क्या करता है, सीखता है, लर्न करता है, वो क्या हो जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी कि एक प्रोसेस होती है जिसमें जो बच्चा होता है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को या सेकंड लैंग्वेज को कैसे सीखता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या होती है, एक इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की। उसके अलावा मैंने आपको बताया था क्या होती है, अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है। यानी कि जो माइंड रहता है इस टाइम पे क्या रहेगा, अनकॉन्शियस रहता है। और मदर टंग या जो भी होम लैंग्वेज हो जाएगी या जो रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, वो क्या हो जाती है, एक्वायर्ड लैंग्वेज होती है। अब नेक्स्ट आता है कि लैंग्वेज लर्निंग किसे कहेंगे। अभी तक मैंने आपको बताया लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, यानी कि भाषा अर्जन क्या होता है। अब है कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, यानी कि भाषा को सीखना क्या होता है, या अगर हिंदी में बात करूँ तो क्या हो जाता है, भाषा अधिगम। देखो पहली लैंग्वेज क्या है, जो हम अपने इन्वायरमेंट से नेचुरली सीख रहे हैं, बिना किसी एफर्ट्स के सीख रहे हैं, वो क्या हो जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज हम सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं, प्रॉपर क्लासरूम में सीखते हैं, वो क्या हो जाती है, लैंग्वेज लर्निंग। क्या है, व्हेन ए लैंग्वेज इज़ लर्नड इन ए सिस्टमेटिक वे इट इज़ नोन एज लर्निंग। यानी कि जब भी कोई जो लैंग्वेज होती है वो एक सिस्टमेटिक वे में सीखी जाती है, तो वो क्या हो जाती है, लैंग्वेज लर्निंग। जो लर्निंग लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, इंक्लूसिव प्रोसेस होती है। यानी कि डिटेल में हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। अब जो लर्निंग होती है ना, वो क्या हो जाती है, कॉन्शियस प्रोसेस होती है। और ये कब इफेक्टिव होगी, मान लो अगर बच्चे को क्या मिले, अगर मान लो इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, अगर इंग्लिश सीखने के लिए अगर ऐसे ही लोग मिले आसपास वाले, या इन्वायरमेंट ऐसा मिला जहाँ हर कोई क्या करता हो, इंग्लिश में ही बातचीत करता हो, तो जो इंग्लिश सीखने की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, मीनिंगफुल हो जाएगी। और
जो सीखना हो जाता है वो कैसा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। यानी कि जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, कॉन्शियस प्रोसेस होती है। और कब ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जब उसको मीनिंगफुल सिचुएशन में और जो फैमिलियर इन्वायरमेंट है, अगर ऐसे इन्वायरमेंट में सिखाया जाए जहाँ लोग उस लैंग्वेज का क्या कर रहे हो, ज़्यादा यूज़ करते हों, तो वहाँ क्या हो जाती है, लैंग्वेज लर्निंग आसान हो जाती है। अब अगर मैं स्किनर की बात करूँ, स्किनर क्या थे, एक बिहेवियरिस्ट थे। अब उन्होंने क्या बोला कि जो लैंग्वेज होती है वो कैसे सीखी जाती है, इमिटेशन से और रेनफोर्समेंट से। इमिटेशन क्या होता है, नकल करके, यानी कि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स की या जो आसपास वाले लोग होते हैं उनकी नकल करके क्या करता है, लैंग्वेज को सीखता है। ग्रामर शुड बी टोट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, कि जो ग्रामर पढ़ाई जानी चाहिए वो कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, कि मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई जानी चाहिए। मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं आपको राम के बारे में बता रही हूँ तो साथ साथ ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको और साथ में क्या बताऊँगी कि राम क्या है, एक नाउन होती है, क्या होती है, एक संज्ञा होती है। अब उसमें भी मैं आपको साथ साथ ये बताऊँ कि ये कौन सा नाउन है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि जो ग्रामर है वो कैसे पढ़ानी चाहिए, मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में पढ़ानी चाहिए। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या हो जाता है कि जब भी कोई दूसरी लैंग्वेज है या तीसरी लैंग्वेज है हम सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं, वो क्या हो जाती है, लर्निंग होती है। लर्निंग क्या होती है, एक कॉन्शियस प्रोसेस होती है। और जब जो दूसरी लैंग्वेज होते हैं उसको ऐसे सिचुएशन में सिखाया जाता है जहाँ आसपास वाले उसी लैंग्वेज का क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, लर्निंग प्रोसेस इजी हो जाती है। और स्किनर ने क्या कहा है कि जो लैंग्वेज होती है वो बच्चा दूसरे की नकल करके या रेनफोर्समेंट के द्वारा क्या करता है, सीखता है। और ग्रामर कैसे सिखाई जानी चाहिए, मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में, या जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है उसमें क्या की जानी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए। अब नेक्स्ट है कि जो एक्विजिशन और लर्निंग, मैंने आपको पहले ही बताया क्या होती है एक्विजिशन, कि बच्चा जो अपनी पहली लैंग्वेज को एक्वायर करता है ना, वो क्या हो जाती है, एक्विजिशन। यानी कि उसकी जो मदर टंग होती है या जो होम लैंग्वेज होती है, बच्चा वो हमेशा क्या करता है, एक्वायर करता है। और लर्निंग क्या होती है, किसी भी लैंग्वेज की फॉर्मल नॉलेज लेना, वो क्या हो जाती है, लर्निंग। उसके अलावा एक्विजिशन क्या है, पिकिंग अप ए लैंग्वेज। आसपास घर वाले क्या कर रहे थे, किसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे, बच्चे ने क्या कर लिया, उसको एज इट इज़ पिक कर लिया है, तो क्या हो जाता है, एक्विजिशन। लेकिन किसी लैंग्वेज के बारे में जानना, वो क्या हो जाती है, लर्निंग। ये क्या होती है, एक सब कॉन्शियस प्रोसेस होती है। और ये लर्निंग क्या हो जाती है, एक कॉन्शियस प्रोसेस होती है। एक्विजिशन बात करूँ तो जो फॉर्मल टीचिंग है ना, वो हेल्प नहीं करती। क्या रहेगी, एक्विजिशन में क्या होती है, एक इनफॉर्मल प्रोसेस होती है, उसके लिए हमें फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बच्चे को सीखना है, जब लर्न करवाना है दूसरी लैंग्वेज को, तो वो क्या, उसके लिए क्या रहेगा, फॉर्मल टीचिंग की क्या रहती है, मदद लेनी होती है। एक्विजिशन क्या है, जो भी बच्चा नेचुरली, देखो क्वेश्चन आता है आपको यहाँ से, तो ध्यान से सुनना है कि एक्विजिशन क्या है, कि जब बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज को नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखता है, बिना किसी एफर्ट्स के सीखता है, इनफॉर्मल प्रोसेस सीखता है, उसका माइंड क्या नहीं रहता, कॉन्शियस नहीं होता, सब कॉन्शियस होता है, तो वो क्या हो जाती है, एक्विजिशन। लेकिन किसी नॉलेज के किसी लैंग्वेज के बारे में जानना, या दूसरी या जो तीसरी लैंग्वेज होती है उसको सीखना, क्या हो जाता है, लर्निंग। अब जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, क्लासरूम में करवाई जाती है, उसके लिए टीचर की भी हेल्प चाहिए होगी, रूल सीखने होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना होता है, पढ़ना होता है, किसी लैंग्वेज के बारे में जानना होता है, और ये क्या हो जाती है, कॉन्शियस प्रोसेस से होती है। तो ये क्या था, एक्विजिशन और लर्निंग के बीच का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसकी स्टेजेस क्या क्या रहने वाली। सबसे पहले क्विंग। अब इसमें क्या होता है, बच्चा कितने वीक्स का रहेगा, 6 वीक्स का, यानी कि 6 वीक्स का रहता है। तो आप लगा लो कि 1.5 महीने का क्या है बच्चा, तो 1.5 महीने का बच्चा जब कुछ आवाज़ें निकालता है वो क्या हो जाता है, क्विंग। उसके बाद आता है 6 महीने की। तो जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो क्या करता है, एक आधा वर्ड बोलना शुरू कर देता है, जैसे चा, पा, मा, तो ये क्या हो जाती हैं, बैबलिंग। फिर आती है 1 वर्ड स्टेज, यानी कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो क्या करने लगता है, 1 वर्ड स्टेज आ जाती है, यानी कि एक आधा वर्ड क्या लगता है, जैसे माँ बोलने लग जाएगा या पापा बोलने लग जाता है। तो कोई एक वर्ड क्या करता है, बच्चा बोलना सीख जाता है। तो कब सीखता है, जब उसकी एज क्या रहती है, अराउंड 1 ईयर। फिर नेक्स्ट आती है 2 वर्ड स्टेज, कब आती है, और इसे और क्या कहा जाता है, टेलीग्राफिक स्पीच। तो जब बच्चा क्या होता है, 1.5 साल का होता है, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि 2 वर्ड्स को बोलना शुरू कर देता है, जैसे माँ, खाना। तो 2 वर्ड्स को क्या करता है बच्चा, जब
18 महीने का होता है, यानी 1.5 साल का बच्चा जब 2 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच या 2 वर्ड स्टेज। फिर आती है नेक्स्ट, लॉन्गर अटरेंस। जब बच्चा क्या हो जाता है 2 से 4 साल का होता है तो क्या बोलना सीख जाता है, लंबे लंबे सेंटेंसेस को क्या करता है, बोलना सीख जाता है। अब क्या रहती है, ये क्या थी, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या है, क्विंग, यानी कि जब बच्चा 1.5 महीने का होता है या 6 हफ्तों का होता है तो वो क्या करता है, जब वो क्राइंग भी किस में आता है, क्विंग में आता है, तो जब वो जो आवाज़ें निकालता है वो क्या हो जाती हैं, क्विंग। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का होता है तो कुछ आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है, जैसे चा पा मा, तो वो कौन सी स्टेज होती है, बैबलिंग। नेक्स्ट आती है वन वर्ड स्टेज। जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो क्या करता है, एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है, जैसे माँ पापा, तो इस तरीके से क्या करता है, एक शब्द को बोलना शुरू कर देता है, तो वो कौन सी हो जाती है, वन वर्ड स्टेज। फिर आती है 2 वर्ड स्टेज, जब बच्चा 1.5 साल के राउंड होता है, और इसे और हम क्या कहते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच। और फिर 2 से 4 साल का बच्चा क्या करता है, जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं उनका उच्चारण करना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोलिंग्विलिज्म क्या होता है। देखो, मान लो बच्चा क्या है, मोनो का मतलब क्या है, एक, यानी कि अगर बच्चा क्या करता है, एक भाषा को जानता है, एक भाषा का, एक लैंग्वेज का क्या कर पाता है, यूज़ कर पा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, मोनोलिंग्विलिज्म। फिर आता है बाइलिंग्विलिज्म, यानी कि बच्चा, बाई का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि जो बच्चा है वो क्या कर पा रहा है, वो 2 भाषाओं का, 2 लैंग्वेजेस का क्या कर पा रहा है, यूज़ कर पा रहा है, उसे अच्छे से 2 लैंग्वेजेस का यूज़ करना आता है, तो वो क्या है, बायलिंग्विलिज्म। और एक होता है मल्टीलिंग्विलिज्म। मल्टीलिंग्विलिज्म क्या होता है, बहुभाषिता, यानी कि जब बच्चा क्या कर पा रहा है, 2 से अधिक भाषाएं का क्या कर पा रहा है, यूज़ कर पा रहा है, जब 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस की उसे क्या है, नॉलेज है, और 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को वो यूज़ कर पाता है, तो वो क्या हो जाता है, मल्टीलिंग्विलिज्म। क्या है, सबसे पहले मोनोलिंग्विलिज्म क्या होता है, कि बच्चे को क्या है, एक ही जो लैंग्वेज होती है उसका क्या है, नॉलेज है, वो एक लैंग्वेज को अच्छी तरह से क्या कर पाता है, यूज़ कर पाता है, तो क्या है, मोनोलिंग्विलिज्म। फिर आता है बाइलिंग्विलिज्म, यानी कि जब बच्चा क्या कर पाता है, 2 भाषाओं का, यानी कि 2 लैंग्वेजेस का यूज़ कर पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बाइलिंग्विलिज्म। और नेक्स्ट आता है मल्टीलिंग्विलिज्म। देखो, जो NEP 2020 आई है ना, वो क्या करती है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी, वो मल्टीलिंग्विलिज्म को क्या करती है, बढ़ावा देती है। और जो मल्टीलिंग्विलिज्म होता है वो क्या होता है, एक रिसोर्स होता है, एक एसेट होता है। तो टॉपिक हमारा क्या था, कि सब्ट्रैक्टिव बाइलिंग्विलिज्म क्या है। पहले मैंने आपको बताया मोनोलिंग्विलिज्म क्या है, ठीक है। क्या होता है कि जब बच्चे को एक लैंग्वेज का यूज़ करना आ रहा हो। बाइलिंग्विलिज्म में क्या हो जाएगा कि 2 भाषाओं का, 2 लैंग्वेजेस का वो इजीली यूज़ कर लेता है। और मल्टीलिंग्विलिज्म क्या था, जब बच्चा 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ कर पा रहा है, तो वो क्या था, मल्टीलिंग्विलिज्म। अब हमारा टॉपिक क्या था, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंग्विलिज्म क्या है। देखो, मान लो आप हरियाणा से हो, ठीक है। हरियाणा के बाद आप कुछ टाइम के बाद कहाँ, तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, आपकी जॉब लग गई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वहाँ जाके क्या हुआ कि आपने मराठी बोलना शुरू कर दिया। तो मराठी बोलते बोलते क्या हुआ कि आप जो हरियाणवी भाषा बोली आपकी थी, उसको क्या किया आपने, बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपकी पहली जो मदर टंग थी उसको क्या कर देते हो आप, उसको भूलना शुरू कर देते हो, या जो उसकी वकैब है वो क्या होती रहती है, आपकी वीक होती रहती है। तो ये क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंग्विलिज्म क्या है, refers to a situation where learning a second language leads to the loss or weakening of the first language। यानी कि जब आप सेकंड लैंग्वेज का यूज़ इतना ज़्यादा करने लगते हो कि जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, जो आपकी मदर टंग थी, उसमें क्या आ जाती है, उसमें वीकनिंग आ जाती है, उसमें कमी आने लगती है, तो वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंग्विलिज्म। यानी कि इंस्टेड ऑफ एडिंग ए न्यू लैंग्वेज, द न्यू लैंग्वेज ग्रेजुअली रिप्लेसेस द ओरिजिनल वन। यानी कि जो आपने नई लैंग्वेज सीखी है वो क्या कर रही है, आपकी जो पुरानी लैंग्वेज है उसको क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है। तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंग्विलिज्म क्या हो जाता है, एक सिचुएशन है जहाँ जब आप सेकंड लैंग्वेज जो होती है उसका यूज़ इतना ज़्यादा कर देते हो कि आप जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका यूज़ करना आप क्या कर देते हो, भूल जाते हो। तो ये क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंग्विलिज्म। नेक्स्ट है एडिटिव बाइलिंग्विलिज्म क्या होता है। देखो,
एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म कब होता है कि जब एक सेकेंड लैंग्वेज है लर्न की जाती है विदाउट हार्मिंग द फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि जब आप दूसरी भाषा सीख रहे हो, दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे हो, तो उस टाइम पे भी जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसको कोई हार्म नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। दोनों की दोनों लैंग्वेज क्या की जा रही है, वैल्यूड हैं, सपोर्टेड हैं एंड डेवलप्ड साइमल्टेनियसली। तो वो क्या हो जाता है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म में क्या था कि जब आप सेकंड लैंग्वेज का इतना ज़्यादा यूज़ करने लगते हो कि आपकी जो पहली लैंग्वेज हो जाती है वो क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, उसको बोलना आप भूल जाते हो, तो वो क्या हो जाती है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। लेकिन एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है कि जब सेकंड लैंग्वेज लर्न की जाती है बिना पहली लैंग्वेज को, फर्स्ट लैंग्वेज को नुकसान पहुंचाए, तो ये क्या हो जाती है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, जिसमें क्या किया जाता है कि दोनों की दोनों लैंग्वेज को क्या किया जाएगा, वैल्यू दी जाएगी, सपोर्ट किया जाता है और डेवलप किया जाता है साइमल्टेनियसली। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कोड स्विचिंग क्या होता है। देखो, मान लो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैंने बात करते करते क्या किया, या कोई भी एक बाइलिंगुअल या जो मल्टीलिंगुअल क्या है स्पीकर है, यानी कि एक ऐसा स्पीकर है जिसे दो या दो से अधिक जो लैंग्वेजेस होती हैं उनकी क्या है नॉलेज है, तो वो आपसे बात कर रहा है, उसने शुरुआत की इंग्लिश में, लेकिन बात करते करते एकदम से क्या हुआ कि उसने एकदम से ही हिंदी में स्विच कर दिया। जैसे मैं शुरुआत करूँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों हाउ आर यू, या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हाउ आर यू, आप लोग कैसे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि शुरुआत किससे की थी, इंग्लिश से की थी। किससे की थी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हाउ आर यू से मैंने शुरुआत की, और उसके बाद एकदम से मैंने किस में स्विच कर दिया, हिंदी में। तो क्या किया कि एक सेंटेंस क्या किया कंप्लीट बोला है, और कन्वर्सेशन के दौरान क्या हुआ है कि जो बोलते बोलते अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर जाते हो तो वो क्या हो जाती है कोड स्विचिंग। क्या है कोड स्विचिंग, इज़ द अल्टरनेशन बिटवीन टू और मोर लैंग्वेज और लैंग्वेज वेराइटीज़ विद इन ए कन्वर्सेशन सेंटेंस और सिचुएशन बाय ए बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल स्पीकर। क्या है, एक ऐसा स्पीकर है जिसे दो या दो से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके बारे में क्या है नॉलेज है। तो वो क्या कर रहा है कि बातचीत के दौरान, अपनी कन्वर्सेशन के दौरान क्या कर रहा है, एक लैंग्वेज में शुरुआत करता है और शुरुआत करते करते एकदम से ही दूसरी लैंग्वेज में क्या कर जाता है, स्विच कर जाता है। तो वो क्या हो जाता है कोड स्विचिंग। समझ आया। देखो एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लो कोई भी स्पीकर है, उसने इंग्लिश में शुरुआत की, काफ़ी देर तक वो इंग्लिश में बोलता रहा, लेकिन अचानक से उसने क्या कर दिया, हिंदी में स्विच कर दिया। तो बोलता बोलता अगर कोई एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर रहा है तो क्या हो जाती है कोड स्विचिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कोड मिक्सिंग क्या होती है। स्विचिंग क्या थी कि जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे क्या हो रहा था, स्विच हो रहा था। लेकिन कोड मिक्सिंग क्या है कि मान लो एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में अगर स्पीकर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते जनरली मैं आपके साथ कैसे करती हूँ, जैसे जो जनरली वर्ड मैंने यूज़ किया, ये क्या है इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन मैं आपके साथ बात किस में कर रही हूँ, हिंदी में बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि एक ही सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है, अगर किसी वर्ड का, फ्रेज़ का या मॉर्फिम का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है दूसरी लैंग्वेज का, तो वो क्या हो जाती है कोड मिक्सिंग। क्या है, एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ हो रहा है तो वो क्या हो जाती है कोड मिक्सिंग। देखो स्विचिंग क्या था कि पहले कंप्लीटली इंग्लिश में पढ़ा रहा था और एकदम से हिंदी में स्विच कर गया, वो क्या था कोड स्विचिंग। और कोड मिक्सिंग क्या है कि एक ही सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज का क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जाता है, तो क्या हो जाती है कोड मिक्सिंग। क्या है कोड मिक्सिंग, इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स, phrases and morphemes of one language within the structure of another language usually within the same sentence। यानी कि एक ही सेंटेंस के अंदर क्या किया जा रहा है, किसी और लैंग्वेजेस के वर्ड्स का या फ्रेजेस का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो वो क्या हो जाती है कोड मिक्सिंग। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। देखो जो NCF है उसने लैंग्वेजेस के बारे में क्या कहा, ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं NCF की बात करूँ, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो किसके लिए गाइडलाइन देता है, सिलेबस के लिए, टेक्स्ट बुक्स के लिए और टीचिंग प्रैक्टिस के लिए फॉर स्कूल इन इंडिया। यानी कि जो इंडिया में स्कूल्स हैं उनमें सिलेबस कैसे होगा, टेक्स्ट बुक्स या जो टीचिंग प्रैक्टिस है उनके लिए जो गाइडलाइन बनाता है वो कौन बनाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब जो ये NCF 2005 था, ये कौन सा था, ये फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था। उससे पहले 1975 में, 1988 में और 2000 में क्या आ गए थे, 3 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑलरेडी आ चुके थे, और ये कौन सा आया था, फोर्थ आया था।
अब किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो एनसीईआरटी है उसके द्वारा ये क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। और किस पे बेस्ड था? जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986 की, और लर्निंग विदाउट बर्डन जो रिपोर्ट है 1993 की, इस पे क्या था? ये बेस्ड था। अब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो इंग्लिश है वो क्या हो जाती है? सेकंड लैंग्वेज। लेकिन हमारी जो मल्टीलिंगुअल कंट्री है लाइक इंडिया, उसमें जो इंग्लिश हो जाती है वो क्या हो जाती है? ग्लोबल लैंग्वेज भी हो जाती है। देखो क्या है, एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है? गाइडलाइन देता है सिलेबस के लिए, टेक्स्ट बुक्स के लिए और टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल्स में। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? एनसीईआरटी के द्वारा। और किस पे बेस्ड था? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 की थी, और लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट पे क्या था? बेस्ड था। 4 एनसीएफ आ चुके हैं 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 में। अब अगर क्वेश्चन में आए कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश क्या है, तो आपको आंसर करना है सेकंड लैंग्वेज है। और अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से फ्रेम हो कि आपसे पूछा जाए कि एक मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया है, उसमें जो इंग्लिश है वो क्या है, तो उसमें क्या आ जाएगा? ग्लोबल लैंग्वेज है। और जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है वो क्या हो जाता है? एक रिसोर्स होता है, एक संसाधन होता है। नेक्स्ट, एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1963 में, तो उसमें क्या बोला गया कि जो इंग्लिश है वो क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या था? जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में, उसमें क्या था? ऑफिशियल लैंग्वेज किससे बनाया गया था? हिंदी को बनाया गया था आर्टिकल 343(1) के अंडर। और इंग्लिश को क्या बना दिया गया था? एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343(2) के अंडर। क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या रहने वाली है? हिंदी रहने वाली है। और जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या रहेगी? इंग्लिश है, आर्टिकल 343(2) के अंडर। अब हम बात कर लेते हैं नोम चॉम्स्की की। तो जो नोम चॉम्स्की हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो चिल्ड्रन है ना, जो बच्चे होते हैं, वो बोर्न विद एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, कि जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या होती है? एक इनेट एबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। और इन्होंने क्या दी थी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। किसके बारे में बात की नोम चॉम्स्की ने? कि जो बच्चा होता है उसके जो ब्रेन होता है उसके अंदर क्या होती है? एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, एक एलईडी होती है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होती है? एक क्षमता होती है, इनकी भाषा अर्जन क्षमता होती है। इनके बच्चे के अंदर क्या होती है? एक क्षमता होती है कि वो लैंग्वेज को क्या कर पाता है? एक्वायर कर पाता है। तो नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा क्या होता है? उसके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होती है? एक इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। और जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ना, ये मोस्ट इफेक्टिव रहती है कब तक? टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि जब बच्चा 5 साल का रहता है तो उस टाइम तक लैंग्वेज को सीखना उसके लिए क्या हो जाता है? ईजी होता है। और जो एलईडी है, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो 5 साल की एज तक क्या रहती है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? पहले भी मैंने आपको बताया था, लर्निंग ए लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डिलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? कि भाषा को बिना बर्डन के, बिना कॉन्शियस एफर्ट्स के जब बच्चा एक्वायर कर लेता है, जो कि जनरली अपनी जो मदर टंग होती है, होम लैंग्वेज होता है उसको एक्वायर करता है। तो नोम चॉम्स्की क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है कि नोम चॉम्स्की ने क्या कहा है कि जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या होता है? एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, एक भाषा अर्जन क्या होती है? क्षमता होती है। एक भाषा अर्जन क्या होता है? यंत्र होता है। तो उसके द्वारा बच्चा क्या कर लेता है? भाषा को ईजिली एक्वायर कर लेता है। और जो ये एलईडी होती है कब तक मोस्ट इफेक्टिव रहती है? 5 साल की उम्र तक क्या रहती है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट है सेपियर वॉर्फ हाइपोथेसिस। इसे और क्या कहा जाता है? लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। क्या कहा जाता है इस हाइपोथेसिस को? लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। अब इन्होंने क्या कहा कि जो लैंग्वेज होती है ना, वो किसको इन्फ्लुएंस करती है? द वे वी थिंक, परसीव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। यानी कि जो लैंग्वेज होती है वो हमारे थॉट्स को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। लैंग्वेज का जो हमारी भाषा है उसका जो हमारे सोचने पे, यानी कि हमारे सोचने पे और इस दुनिया को समझने पे और किस तरीके से हम परसीव करते हैं, उन सब चीज़ों को क्या कर देती है? लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि लैंग्वेज हमारे थॉट्स को क्या कर रही है? डिटरमाइन कर रही है। नेक्स्ट है स्कीनर। अब जो स्कीनर थे, उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा होता है वो इमिटेट करके, यानी कि नकल करके पेरेंट्स की और जो
आसपास वाले लोग हैं यानी कि जो सराउंडिंग में पीपल्स करके क्या करता है, भाषा सीखता है। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर क्या है कि जो बच्चा होता है वो नकल करके अपने पेरेंट्स की और जो आसपास वाले लोग होते हैं उनकी नकल करके क्या कर लेता है, लैंग्वेज को सीखता है। अब नेक्स्ट आते हैं प्याजे एंड वाइगोस्की। ये कौन है, जीन प्याजे हैं, और ये क्या है, कौन है, वाइगोस्की हैं। तो जो प्याजे हैं ना, उन्होंने क्या कहा, ये क्या थे, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, और वाइगोस्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। यानी कि जो वाइगोस्की हैं वो किसकी बात करते हैं, सोशल की बात करते हैं कि सोशल से, आसपास से इंटरेक्ट करके बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज को सीखता है। अब जो प्याजे हैं ना, इन्होंने क्या कहा, थॉट प्रेसीडेड लैंग्वेज, कि विचार है वो क्या आया, पहले आया है, और उसके बाद बच्चे ने क्या किया है, लैंग्वेज को सीखा है। यानी कि पहले बच्चे ने क्या सीखा है, सोचना सीखा है, और उसके बाद क्या किया है, बोलना सीखा है। देखो प्याजे के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले क्या आया, थॉट आया, यानी कि पहले विचार आता है, और विचार से क्या आई है, भाषा आई है। यानी कि पहले बच्चे ने क्या किया है, सोचा है, और सोचने के बाद उसने क्या किया है, बोलना शुरू किया। लेकिन वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या है कि जो थॉट्स हैं और जो स्पीच है, यानी कि जो बोलना है और जो हमारे विचार हैं, वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, इंटैक्ट प्रोसेस होती है। लेकिन 3 साल की उम्र में आके वो क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। देखो प्याजे क्या थे, एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, और वाइगोस्की क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो जो प्याजे है ना, वो क्या कहते हैं कि पहले क्या आया, विचार आया, और विचारों से मिलके के बाद बच्चे ने क्या किया है, भाषा को सीखा है और बोलना शुरू किया। क्या आया, प्याजे के अकॉर्डिंग पहले थॉट आता है, उसके बाद लैंग्वेज। लेकिन वाइगोस्की क्या मानते हैं कि थॉट और जो स्पीच है, यानी कि जो विचार हैं और जो भाषा है, वो क्या रहती है, शुरू में अलग अलग होती है, और 3 साल की उम्र में वो क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। उसके अलावा वाइगोस्की ने एक सोशल स्पीच की बात की थी, एक प्राइवेट स्पीच की बात की थी, और एक साइलेंट इनर स्पीच की बात की है। वाइगोस्की ने क्या कहा, सबसे पहले क्या आता है, एक होता है सोशल स्पीच, जो 2 साल का बच्चा क्या करता है, जब बोलता है तो वो क्या हो जाता है, सोशल स्पीच। दूसरा आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है कि बच्चा खुद को ही क्या कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है बच्चा, जो 2 से 6 साल का बच्चा होता है वो क्या कर रहा होता है, खुद से ही बातें कर रहा होता है, तो वो क्या हो जाता है, प्राइवेट स्पीच। और एक तीसरा आता है साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि 6 साल के बाद क्या हो जाता है, जो बच्चा बोल कर क्या कर रहा था, यानी कि खुद को ही जो डायरेक्शन दे रहा था बोल बोल कर, वो क्या करता है, अब मन में करने लगता है, तो उसका क्या आ जाता है, साइलेंट इनर स्पीच। और जो प्याजे हैं, इन्होंने किसकी बात की है, ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की है। देखो प्याजे ने क्या कहा कि थॉट पहले आता है, उसके बाद लैंग्वेज आती है। और वाइगोस्की क्या मानते थे कि जो विचार हैं और जो भाषा है वो क्या होती है, शुरू में अलग अलग होती है, और एक टाइम के बाद यानी कि 3 साल की उम्र में वो क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। उसके अलावा जो वाइगोस्की थे, उन्होंने एक सोशल स्पीच की बात की, यानी कि 2 साल की उम्र में जब बच्चा बात करता है तो वो क्या है, सोशल स्पीच है। और उसके बाद उन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात की है। प्राइवेट स्पीच में बच्चे की एज क्या रहेगी, 2 से 6 साल की उम्र रहती है। उसमें बच्चा क्या करता है, खुद को ही डायरेक्शंस देता है, यानी कि खुद से ही बोल बोल कर क्या कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है। और 6 साल के बाद एकदम से क्या होता है कि जो प्राइवेट स्पीच होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइलेंट इनर स्पीच में। यानी कि अब बच्चा बोल बोल कर क्या नहीं कर रहा, अपना आप को डायरेक्ट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर ही क्या कर रहा है, साइलेंटली अपने आप को क्या करने लगता है, डायरेक्ट करने लगता है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेफन क्रेसन। अब देखो इन्होंने क्या माना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की क्या कहते थे कि हर बच्चे के अंदर क्या होती है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, यानी कि एक भाषा अर्जन क्या होता है, अंदर यंत्र होता है। यानी कि हर बच्चे के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप क्या कर पाए, लैंग्वेज को एक्वायर कर पाए। और जो ये एलएडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये 5 साल की उम्र तक क्या रहता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है। फिर कौन है, स्किनर। स्किनर ने क्या बोला, स्किनर क्या थे, एक बिहेवियरिस्ट थे, यानी कि एक व्यवहारवादी थे। उन्होंने कहा कि बच्चा जो होता है वो बड़ों की नकल करके, पेरेंट्स की, आसपास जो लोग होते हैं उनकी नकल करके क्या करता है, भाषा को सीखता है। फिर क्या आई, वॉर्फ हाइपोथेसिस आई। उन्होंने क्या बोला कि जो लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर हमने बात की है प्याजे और वाइगोस्की की। प्याजे के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले थॉट्स आते हैं, पहले विचार आए, विचार के बाद भाषा आई। और वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो विचार हैं और जो थॉट्स हैं, जो थॉट्स हैं और जो लैंग्वेज होती है वो क्या रहती है, शुरू के सालों में अलग अलग होती है, और 3 साल की उम्र में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। अब आए स्टेफन क्रेसन। अब इन्होंने क्या बिलीव किया, ये मानते हैं कि जो सेकंड लैंग्वेज है ना, वो पहली लैंग्वेज की तरह ही क्या की जा सकती है, एक्वायर की जा सकती है, अगर ऐसा इन्वायरमेंट मिले।
क्या कह रहे हैं ये कि जिस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारी मदर टंग होती है, जो हमारी पहली लैंग्वेज होती है, जो हमारी होम लैंग्वेज होती है, उसको एक्वायर करते हैं, उसी तरीके से हम सेकंड लैंग्वेज को भी क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, अगर वैसा क्या मिले, हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। यानी कि बच्चे को अगर ऐसा इन्वायरमेंट मिले तो उससे क्या कर सकता है, वो जिस तरीके से वो पहली लैंग्वेज को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, उसी तरीके से वो सेकंड लैंग्वेज को भी क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। तो इन्होंने क्या दी थी, 5 मेन हाइपोथेसिस दी हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। सबसे पहले क्या है, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, फिर आती है मॉनिटर हाइपोथेसिस, नेक्स्ट है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, फिर आती है इनपुट हाइपोथेसिस और लास्ट में आती है फिल्टर अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। तो इन्होंने क्या माना है कि सेकंड लैंग्वेज को क्या किया जा सकता है, पहली लैंग्वेज की तरह एक्वायर किया जा सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं एक्विजिशन लर्निंग की, देखो एक्विजिशन क्या होता है, एक सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है, और लर्निंग क्या होती है, एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होती है। तो एक्विजिशन क्या रहती है, बेटर होती है। एक्विजिशन क्या है, एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, पहले भी मैंने आपको बताया, और लर्निंग क्या होती है, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और ये क्या हो जाती है, कॉन्शियस प्रोसेस होती है। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, मॉनिटर हाइपोथेसिस। देखो एक्विजिशन क्या है, अटरेंस है, और लर्निंग क्या है, मॉनिटर है। मान लो बच्चा क्या कर रहा है, या हम किसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी लैंग्वेज का यूज़ करते करते मुझे क्या पता चला कि इस जो वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने क्या किया, गलत किया है, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि मॉनिटर करता है कि जो बोल रहा है क्या बोल रहा है। अब मान लो दिमाग क्या करने लगे, ज़्यादा मॉनिटर करने लग जाता है। अगर हम किसी चीज़ का ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं तो उससे हमारी क्या हो जाती है, जो फ्लुएंसी होती है वो क्या करती है, सफ़र करती है। देखो मान लो एक बच्चा है, बच्चा क्या कर रहा है, बोलने की जगह एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहा है कि वो कम बोले, लेकिन जितना बोले वो क्या बोले, एक्यूरेसी के साथ बोले। तो इससे क्या हो जाती है कि फ्लुएंसी क्या हो जाती है, बच्चे की सफ़र करती है। अगर मॉनिटर का हम बच्चे क्या कर रहा है, अगर मॉनिटर का जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, जो उसकी फ्लुएंसी है वो क्या करेगी, सफ़र करेगी। अगर अंडर यूज़ करेगा तो वो फ्लुएंटली बोल तो लेगा, लेकिन एक्यूरेसी क्या हो जाती है, सफ़र करती है। और ऑप्टिमल यूज़र्स क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, ताकि फ्लुएंसी भी सफ़र ना करे और जो एक्यूरेसी होती है वो भी क्या ना करे, सफ़र ना करे। देखो सबसे पहले है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। एक्विजिशन पहले ही मैंने आपको बताया एक सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है, और लर्निंग क्या होती है, एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दी जाती है और कॉन्शियस प्रोसेस होती है। तो एक्विजिशन क्या रहती है, बेटर होती है। फिर क्या थी, मॉनिटर हाइपोथेसिस। तो अगर ज़्यादा दिमाग का यूज़ करने लग जाए बच्चा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ, और सोच सोच के बोलने लग जाए, तो क्या होगा, जो उसकी फ्लुएंसी होती है वो क्या करेगी, सफ़र करेगी, वो फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाएगा। अगर वो मॉनिटर का अंडर यूज़ करेगा तो जो एक्यूरेसी है वो सफ़र करेगी, लेकिन अगर वो बैलेंस बना के चले तो ना ही फ्लुएंसी सफ़र करेगी और ना ही एक्यूरेसी। नेक्स्ट है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। देखो जिस तरीके से सेकंड लैंग्वेज को भी उसी तरीके से सीखा जा सकता है जैसे हम पहली लैंग्वेज को सीखते हैं, यानी कि जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीखने होते हैं वो क्या करते हैं, एक नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और एक्विजिशन किया जा सकता है, यानी कि भाषा का अर्जन हो सकता है। नेक्स्ट है इनपुट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है इनपुट हाइपोथेसिस। देखो इसमें क्या होता है, मान लो बच्चे को अभी अल्फ़ाबेट्स ही पता है, क्या पता है, A to Z ही पता है, तो सीधा अगर हम उसे क्या करेंगे, वर्ड्स सिखाने लग जाएंगे, सॉरी सेंटेंसेस सिखाने लग जाएंगे, तो बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यानी कि इनपुट क्या देनी है, सिर्फ +1 की देनी है। अगर बच्चे को अल्फ़ाबेट्स पता है तो अल्फ़ाबेट से उसे क्या बनाना सिखाना है, वर्ड बनाने सिखाने हैं, वर्ड से फिर सेंटेंसेस, और उसके बाद पैराग्राफ और स्टोरी। तो इस तरीके से क्या करना है कि जो इनपुट देनी है ना बच्चे को, क्या देनी है, विच आर जस्ट बियॉन्ड द करंट लेवल ऑफ ए लर्नर, यानी कि +1 की ही बच्चे को क्या प्रोवाइड करवानी चाहिए हमें, इनपुट। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। देखो अगर बच्चा क्या है, मोटिवेटेड है, अगर उसके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एंजाइटी नहीं है, तो वो क्या कर पाता है, अच्छे से क्या कर पाएगा, लैंग्वेज का यूज़ कर पाएगा। लेकिन अगर बच्चा डिमोटिवेटेड हो रहा है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, एंजाइटी है, तो वो बच्चे की जो बोलने की क्षमता हो जाएगी, यानी कि लैंग्वेज को यूज़ करने की जो, वो क्या कर पाएगा, लैंग्वेज को कम यूज़ कर पाएगा। तो स्टेफन क्रैश ने क्या बोला था कि जो लैंग्वेज है उसको क्या किया जा सकता है, जो सेकंड लैंग्वेज होता है उसको पहली लैंग्वेज की तरह ही क्या किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है। इन्होंने क्या दी थी, 5 मेन हाइपोथेसिस दी थी। सबसे पहली एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। एक्विजिशन क्या होती है, एक सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है, और लर्निंग क्या हो जाती है, एक फॉर्मल
इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं इसमें, और ये क्या होती है, कॉन्शियस प्रोसेस होती है। तो अगर बच्चा क्या कर पा रहा है, सब कॉन्शियस माइंड से सीख पा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, अच्छा होता है। फिर क्या थी, मॉनिटर हाइपोथेसिस की, हमारा जो माइंड होता है उसके अंदर क्या होता है, मॉनिटर होता है, वो हमें बताता है कि हमें लैंग्वेज का जो यूज़ हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। तो अगर मॉनिटर का ज़्यादा यूज़ बच्चा करेगा तो उससे क्या हो जाती है, फ्लुएंसी सफ़र होती है। अगर कम यूज़ करेगा तो एक्यूरेसी सफ़र होएगी। और अगर ऑप्टिमल बैलेंस बना के चलेगा तो ना ही फ्लुएंसी सफ़र होती है और ना ही एक्यूरेसी। फिर क्या था, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस की, नेचुरली अगर ऐसा फैमिलियर एनवायरनमेंट मिल जाए तो, और जो ग्रामेटिकल है, जो ग्रामर है, अगर उसको रियल लाइफ के कंटेक्स्ट में समझाया जाए तो जो लैंग्वेज को सीखना है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। फिर क्या था, इनपुट हाइपोथेसिस, यानी कि बच्चों को +1 की ही क्या देनी चाहिए, इनपुट देनी चाहिए। और क्या था, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस की, अगर बच्चा क्या नहीं हो रहा, मोटिवेटेड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में है, तो वो अच्छे से जो लैंग्वेज है उसका क्या कर पाता है, यूज़ कर पाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में कौन कौन सी आ जाएंगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर मैं लिसनिंग और रीडिंग की बात करूँ तो ये क्या हो जाती है, रिसेप्टिव या पैसिव स्किल्स होती है। देखो, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, या जो स्लाइड्स पे आ रहा है उसको क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो ये आपकी क्या है, फिलहाल आप किसका यूज़ कर रहे हो, जो आपकी रिसेप्टिव स्किल्स हैं या जो आपकी पैसिव स्किल्स हैं उनका क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और लिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ और लिख रही हूँ। तो मेरी जो स्किल्स का यूज़ हो रहा है वो कौन सी स्किल्स का यूज़ हो रहा है, प्रोडक्टिव, एक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल्स का मैं क्या कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ। तो LSRW क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और जो लिसनिंग और रीडिंग हो जाती हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, फिलहाल सुन रहे हो और पढ़ रहे हो स्लाइड्स को, तो आपकी कौन सी स्किल्स यूज़ हो रही हैं, रिसेप्टिव या पैसिव स्किल्स। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ और लिख भी रही हूँ साथ में, तो मैं अपनी कौन सी स्किल्स का यूज़ कर रही हूँ, मेरी प्रोडक्टिव, एक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो जो लिसनिंग और रीडिंग होती है वो कौन सी स्किल्स होती है, रिसेप्टिव या पैसिव। और जो स्पीकिंग और राइटिंग हो जाएंगी वो कौन सी स्किल्स हो जाती हैं, प्रोडक्टिव, एक्टिव या एक्सप्रेसिव। अब अगर मैं बात करूँ प्राइमरी स्किल्स कौन कौन सी होती है, जो लिसनिंग है और जो स्पीकिंग है वो क्या हो जाती है, प्राइमरी स्किल्स। और रेनफोर्समेंट स्किल्स कौन सी होती है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट है कि जो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस रहता है ना लैंग्वेज स्किल्स का, देखो ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में सीखी जाती हैं, लेकिन जनरली क्या माना जाता है कि जो सीक्वेंस रहना चाहिए वो कौन सा रहना चाहिए, लिसनिंग, LSRW, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यानी कि बच्चा पहले क्या करेगा, सुनेगा, सुनने के बाद वो बोलना शुरू करेगा, उसके बाद वो पढ़ना शुरू करता है और लास्ट में वो लिखना शुरू करता है। तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है लैंग्वेज स्किल्स का। उसके अलावा अगर मैं सब स्किल्स की बात करूँ राइटिंग की, अगर राइटिंग की सब स्किल्स की बात करूँ तो कौन कौन सी होती है, ट्रांसक्राइबिंग और पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर रीडिंग की बात करूँ तो कौन कौन सी हो जाती है, प्रिडिक्शन और इन्फेरिंग। तो जो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस रहने वाला वो क्या रहेगा, LSARW। यानी कि बच्चा पहले क्या करता है, बोलना शुरू करता है, उसके बाद बच्चा पहले क्या करता है, सुनना शुरू करता है, लिसनिंग करेगा, उसके बाद बोलना शुरू करेगा यानी कि स्पीकिंग, उसके बाद आती है रीडिंग और लास्ट में आती है राइटिंग। और सब स्किल कौन सी रहेंगी राइटिंग की, ट्रांसक्राइबिंग और पैराफ्रेजिंग। और रीडिंग की सब स्किल्स कौन सी रहेंगी, प्रिडिक्शन और इन्फेरिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब स्किल्स ऑफ राइटिंग। तो सबसे पहले ट्रांसक्राइबिंग। देखो ट्रांसक्राइबिंग क्या है, एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है जो आपने सुना है या देखा है। मान लो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, आप एग्जैक्टली वैसा ही उतार, या जो ये स्लाइड पे है आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स बनाते टाइम क्या करें, अगर आप एग्जैक्ट यही उतार रहे हैं जो मैंने इस पर लिखा हुआ है तो वो क्या है, ट्रांसक्राइबिंग। क्या है, राइटिंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ हर्ड और सीन। यानी कि जो सुना है और जो देखा उसको एग्जैक्टली लिखना क्या हो जाता है, ट्रांसक्राइबिंग। फोकस किस पे रहता है, स्पेलिंग पे, पंक्चुएशंस में, हैंड राइटिंग पे और टाइपिंग एक्यूरेसी पे क्या रहेगा, फोकस रहता है। दूसरा आती है पैराफ्रेजिंग। देखो पैराफ्रेजिंग क्या है, किसी और के आइडियाज़ को क्या करना, अपने वर्ड्स में लिखना है बिना मीनिंग को चेंज किए। यानी कि जो सामने वाला बोलना चाह रहा है उसके जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ होता है उसको चेंज नहीं करना है, तो किसी और के जो आइडियाज़ हैं उनको क्या करना, अपने वर्ड्स में जब आपको लिखते हो तो वो क्या हो जाता है, पैराफ्रेजिंग। इससे क्या हो जाती है, वोकैबुलरी डेवलप होती है, ग्रामर कंट्रोल होता है और कॉम्प्रीहेंशन क्या हो जाता है, डेवलप होता है। सबसे पहले सब स्किल्स ऑफ राइटिंग क्या क्या रहेंगी, ट्रांसक्राइबिंग और पैराफ्रेजिंग। ट्रांसक्राइबिंग क्या होता है कि जो आपने देखा और जो आपने सुना एग्जैक्टली उसको आपने लिख दिया। अब जैसे ये स्लाइड है, इस स्लाइड को आपने एग्जैक्टली क्या कर दिया, अपनी कॉपी में उतार लिया, अगर नोट्स बना लिए तो वो क्या है, ट्रांसक्राइबिंग है। लेकिन
मैं आपको बोल भी रही हूँ और क्या कर रहे हो आप, जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरे आइडियाज़ हैं या जो मेरे थॉट्स हैं, उनको क्या कर रहे हो आप, अपनी खुद की लैंग्वेज में क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, अपने खुद के शब्दों में लिख रहे हो, बिना मीनिंग को चेंज किए। यानी कि जो मैं बोल रही हूँ उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो किसी और के आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में लिखना, ये क्या हो जाता है, पैराफ्रेजिंग। इससे क्या हो जाती है, जो वोकैबुलरी है, ग्रामर कंट्रोल है और जो कॉम्प्रीहेंशन है वो क्या हो जाता है, डेवलप होता है। नेक्स्ट है सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, कि जो रीडिंग होती है उसकी सब स्किल्स क्या क्या रहेंगी। सबसे पहले क्या है, प्रिडिक्शन, और दूसरा क्या है, इन्फेरिंग। देखो प्रिडिक्शन क्या है, मान लो आपने पिक्चर्स देखी, हेडिंग्स देखी, तो उससे क्या कर रहे हो आप, गैस करने लगते हो कि जो पैराग्राफ है उसमें क्या आने वाला है, क्या है। जैसे ही आपने टाइटल पढ़ा, पिक्चर्स देखी, हेडिंग्स देखी, तो आप क्या कर लेते हो, आइडिया लगा लेते हो कि टेक्स्ट में नेक्स्ट क्या आने वाला है, तो वो क्या हो जाती है, प्रिडिक्शन हो जाती है। अब प्रिडिक्शन है उसकी वजह से क्या होता है कि जो रीडर्स हैं वो क्या रहते हैं, इंगेज रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या रहेगा, मान लो शुरुआत में ही आपने क्या किया, एक पैराग्राफ पढ़ा, और पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते ही आपने क्या लगा लिया, आपने प्रिडिक्शन की है एंडिंग ऑफ ए स्टोरी, यानी कि एक स्टोरी की जो एंडिंग रहने वाली है इसका आपको क्या लग गया, गैस किया आपने या आपने प्रिडिक्ट कर लिया, तो वो क्या है, प्रिडिक्शन है। क्या रहेगी कि आप टाइटल देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, हेडिंग्स देखते हो, या आपकी जो पुरानी नॉलेज है उसके थ्रू आप क्या कर पाते हो कि स्टोरी में आगे क्या आने वाला है इसका क्या लगा पाते हो। अगर आप आइडिया लगा पाते हो तो क्या हो जाती है, प्रिडिक्शन हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या रहता है कि जो रीडर्स हैं वो इंगेज रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो क्या है कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और एक पैराग्राफ पढ़ते ही आपने क्या कर लिया, किसी भी स्टोरी की एंडिंग को क्या कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, तो वो क्या हो जाती है, प्रिडिक्शन। नेक्स्ट क्या था, इन्फेरिंग। देखो अंडरस्टैंडिंग मीनिंग दैट इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन द टेक्स्ट। क्या है कि टेक्स्ट में डायरेक्टली बताया नहीं गया, उसके बावजूद भी अगर आप उसके मीनिंग को समझ पा रहे हो तो क्या हो जाता है, इन्फेरिंग। तो टेक्स्ट है और जो बैकग्राउंड नॉलेज है उससे क्या लेते हो आप, क्लू लेके क्या कर पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो। यानी कि कोई भी करेक्टर है उसके एक्शन और डायलॉग के थ्रू अगर आप उसके जो इमोशंस हैं और जो फीलिंग है उनको समझ पा रहे हो तो वो क्या हो जाता है, इन्फेरिंग। क्लियर है। प्रिडिक्शन क्या है कि आपने टाइटल देखा, पिक्चर्स देखी, हेडिंग देखी, और पुरानी नॉलेज की वजह से आपने क्या कर लिया है कि या आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और एक पैराग्राफ पढ़ते ही आपने क्या कर लिया, आइडिया लगा लिया है कि आगे क्या आने वाला है, तो वो क्या है, प्रिडिक्शन है। और किसी चीज़ को जो डायरेक्टली बताई नहीं गई उसको क्या करना, समझना क्या हो जाता है, इन्फेरिंग। तो ये क्या रहने वाली है, सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। क्या देखा हमने, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्किल्स पढ़ रहे हैं। क्या क्या थी, लिसनिंग, स्पीकिंग, बताओ मुझे, और क्या थी, रीडिंग और राइटिंग। यानी कि बच्चा क्या करता है, पहले सुनता है, उसके बाद बोलना शुरू करेगा, फिर पढ़ना शुरू करेगा और लास्ट में लिखना शुरू करता है। इससे पहले हमने क्या देखा, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग क्या क्या थी, ट्रांसक्राइबिंग और पैराफ्रेजिंग। ट्रांसक्राइबिंग क्या थी कि एग्जैक्टली लिखना, कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो स्लाइड पे लिखा हुआ है या कहीं भी, कि या किसी की सुन के अगर आप एग्जैक्ट लिख रहे हो तो क्या है, ट्रांसक्राइबिंग है। और पैराफ्रेजिंग क्या होता है कि किसी और के जो थॉट्स हैं, किसी और के विचार हैं, आइडियाज़ हैं, उनको अपने शब्दों में लिखना, अपने वर्ड्स में लिखना, वो क्या हो जाती है, पैराफ्रेजिंग। अब हमने देखी है सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट है कि जो रीडिंग होती है उसमें क्या क्या आ जाता है, एक होती है लाउड रीडिंग और दूसरी क्या होती है, साइलेंट रीडिंग। देखो लाउड रीडिंग में क्या होगा कि बच्चा क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है। अब अगर बच्चा ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है तो जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव होती है। और अगर मान लो बच्चे को क्या करना है, छोटा टेक्स्ट पढ़ना है, यानी कि शॉर्ट टेक्स्ट अगर पढ़ना है, तो उसमें जो लाउड रीडिंग है वो क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है, मददगार रहती है। लेकिन मान लो अगर एक बुक ही पढ़नी है तो बुक को आप क्या नहीं कर पाओगे, ज़ोर ज़ोर से बोलकर नहीं पढ़ पाओगे। तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, साइलेंट रीडिंग का। तो जो साइलेंट रीडिंग होती है वो क्या इंप्रूव करती है, जो स्पीड होती है और जो कंसंट्रेशन होती है उसको क्या करती है, इंप्रूव करती है। और जब हमें लंबे लंबे क्या करने होता है, टेक्स्ट पढ़ने होते हैं, तो उसमें साइलेंट रीडिंग क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। तो रीडिंग में क्या क्या आ जाएगा, लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग क्या करती है, जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसको इम्प्रूव करती है, और जो छोटा अगर टेक्स्ट पढ़ना है तो उसमें क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। लेकिन साइलेंट रीडिंग क्या करती है, जो स्पीड होती है और जो कंसंट्रेशन होती है उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है। और जहाँ लॉन्ग टेक्स्ट को पढ़ना होता है, यानी कि जहाँ बड़े बड़े टेक्स्ट को पढ़ना है या जो बुक्स हैं उनको पढ़ना है, तो उस टाइम पे कौन ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, साइलेंट रीडिंग। अब नेक्स्ट है डिक्टेशन। क्या करती है, जो भी स्पेलिंग एरर्स होते हैं उनको क्या करती है, इंप्रूव करती है। फिर आता है ओवर जनरलाइजेशन। क्या, मान लो एक रूल है, उसको क्या कर रहे हो आप, हर सिचुएशन में अप्लाई कर दे रहे हो, अगर उसकी ज़रूरत नहीं भी है तो क्या हो जाती है, ओवर जनरलाइजेशन। क्या है,
कोई भी एक रूल है या पैटर्न है, आपको उस सिचुएशन में भी अप्लाई कर दिया, मतलब हर जगह आप उसको क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो किसी भी रूल या पैटर्न को, जहाँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, ओवर जनरलाइजेशन। जैसे गो से क्या बना दिया, गोड। फिर आती है इंटेंसिव रीडिंग। देखो इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो क्या होती है कि किसी स्पेसिफिक डिटेल के लिए जब आप पढ़ते हो तो वो क्या हो जाती है, इंटेंसिव रीडिंग। तो क्लासरूम में मेनली हम क्या करते हैं, इंटेंसिव रीडिंग पढ़ते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी स्पेसिफिक डिटेल के लिए जब क्लास में क्या किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, वो क्या हो जाती है, इंटेंसिव रीडिंग। और एक्सटेंसिव रीडिंग कौन सी हो जाती है, जिसमें लर्नर को क्या आता है, देखो मज़ा आता है। यानी कि जब हम मान लो कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव रीडिंग। यानी कि जब इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ा जाता है, जब प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है, जब आनंद लेने के लिए पढ़ा जाता है, क्लास के बाहर पढ़ा जाता है, वो क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव रीडिंग। क्या है, सबसे पहले डिक्टेशन क्या करती है, जो स्पेलिंग एरर्स होती हैं उनको क्या करती है, इंप्रूव करती है, उनको सुधारती है। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी भी एक रूल को हर जगह अप्लाई कर देना, जहाँ उसका अप्लाई नहीं करना चाहिए वहाँ भी अप्लाई कर देना, वो क्या हो जाती है, ओवर जनरलाइजेशन। फिर आती है इंटेंसिव रीडिंग। क्या है, ये रीडिंग के टाइप्स हैं। सबसे पहले क्या है, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या की जाती है, क्लासरूम में की जाती है। मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हो, आप स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या आ जाती है कि जब बच्चा है या जो भी लर्नर है वो क्या कर रहा है, अपने इन्जॉयमेंट के लिए, अपने प्लेजर के लिए क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, आनंद लेने के लिए पढ़ रहा है, कोई नॉवल पढ़ रहा है, कोई स्टोरी बुक पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव रीडिंग। तो क्लासरूम के बाहर क्या की जाती है, एक्सटेंसिव रीडिंग, और क्लासरूम के अंदर क्या की जाती है, इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब कोडिंग क्या होता है, मान लो आपको कोई भी एक मैसेज है या आइडिया है, उसको क्या कर रहे हैं, जब आप सिंबल्स में या सिग्नल्स में क्या कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो, तो ये क्या हो जाता है, कोडिंग। जैसे मान लो आई हेट यू है, आई हेट यू को लिख के मैंने क्या किया, 143 लिख के किसी को सेंड कर दिया। अब मैंने क्या किया, इन कोडिंग की है कि मैं जो लिखना चाह रही थी, मेरा जो मैसेज था, मेरे जो आइडिया था, मेरा जो वर्ड था, उसको मैंने क्या कर दिया, सिंबल में या सिग्नल्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है, कोडिंग है। क्या है, कोई भी मैसेज है आपका, आपका जो आइडिया है उसको आप सिंबल्स में जब कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये क्या है, कोडिंग है। अब मैंने किसी को भेजा, अब जब सामने वाला इस 143 का क्या निकालेगा, मीनिंग निकालेगा, तो वो क्या हो जाता है, डी कोडिंग हो जाता है। क्या है कोडिंग, किसी भी मैसेज, आइडिया और वर्ड को जब सिंबल में या सिग्नल में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोडिंग कहा जाता है। और डी कोडिंग क्या है, जो भी कोडेड मैसेज है, यानी कि जो मैंने मैसेज भेजा है उसको जब अंडरस्टैंड करता है सामने वाला या डिकोड करता है, तो वो क्या हो जाता है, डी कोडिंग। क्या है, जो भी मैंने भेजा है उसको अंडरस्टैंड करना, उसका मीनिंग। कोडिंग क्या है, एक्सप्रेसिव मीनिंग है, और डी कोडिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग होता है। क्या है कोडिंग की, किसी भी मैसेज को, आइडिया को जो हम सिंबल्स में या सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोडिंग। और जब सामने वाला क्या करता है, उस जो कोडेड मैसेज हमने भेजा है उसको इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है, तो वो क्या हो जाती है, डी कोडिंग। नेक्स्ट है इमरजेंट लिटरेसी। क्या होती है, देखो इमरजेंट लिटरेसी क्या है, जो अर्ली स्किल्स होती है ना नॉलेज की, या जो एटीट्यूड होता है बच्चा बिफोर फॉर्मल रीडिंग एंड राइटिंग इंस्ट्रक्शन बिगिन। जब क्या हुआ है, फॉर्मल जो रीडिंग है जो या राइटिंग है वो क्या नहीं हुई, शुरू नहीं हुई, तो उससे पहले की जो स्किल्स है ना, फॉर्मल रीडिंग और राइटिंग इंस्ट्रक्शन के शुरू होने से पहले की जो स्किल्स हैं वो क्या हो जाती है, इमरजेंट लिटरेसी। क्या है, अर्ली जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज हैं, या जो एटीट्यूड है बच्चा के अंदर जो डेवलप होता है फॉर्मल रीडिंग से पहले और राइटिंग इंस्ट्रक्शन से पहले, वो क्या हो जाती है, इमरजेंट लिटरेसी। ये कब शुरू होती है, बर्थ से लेकर जो अर्ली स्कूलिंग होती है तब तक ये क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। मान लो बच्चा क्या कर रहा है, ये ऐसे ऐसे स्क्रबिंग कर रहा है, यानी कि कुछ कुछ लिख रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, इमरजेंट लिटरेसी है। क्या है कि जब तक फॉर्मल रीडिंग होती है या जो राइटिंग इंस्ट्रक्शन है वो शुरू होती है, तो उससे पहले की जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, जो एटीट्यूड है बच्चे का, वो क्या हो जाती है, इमरजेंट लिटरेसी। अगर मैं की फीचर्स की बात करूँ तो क्या रहेगी कि जो बच्चा है वो क्या नहीं होता, अचानक से क्या नहीं होता, पढ़ना या जो उसके अंदर जो लिटरेसी है वो एकदम से क्या नहीं होती, डेवलप नहीं होती। और जो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, जो और जो राइटिंग स्किल्स हैं वो क्या होती है, एक साथ डेवलप होती हैं। और दूसरा जो घर है, जो फैमिली है और जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है मेटा कोग्नेटिव एबिलिटी, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट नॉलेज।
लैंग्वेज क्या है, एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, यानी इनकी लैंग्वेज के बारे में सोचना और उसके बारे में बात करना क्या हो जाता है, मेटा कोग्निटिव एबिलिटी। उसके बाद आता है फोनेमिक अवेयरनेस, ये क्या हो जाती है, द एबिलिटी टू हियर एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड्स, क्या करना है, जो एबिलिटी होती है सुनने की और जो इंडिविजुअल साउंड्स हैं उनको मैनिपुलेट करने की, वो क्या हो जाती है, फोनेमिक अवेयरनेस। क्या क्या पढ़ा हमने, कोडिंग क्या होती है कि किसी भी जब आप मैसेज को क्या करते हो, सिंबल्स में क्या कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो, अपने आइडिया और मैसेज को सिंबल्स में कन्वर्ट करते हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोडिंग। और डी कोडिंग क्या हो जाती है कि जब सामने वाला उस आपके भेजे गए मैसेज को क्या करता है समझता है या इंटरप्रेट करता है, तो वो क्या हो जाता है, डी कोडिंग। उसके बाद इमरजेंट लिटरेसी क्या थी कि जो अर्ली स्किल्स होती हैं, यानी कि फॉर्मल रीडिंग और राइटिंग इंस्ट्रक्शन से पहले जो बच्चे के अंदर स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, ये जो उसका एटीट्यूड होता है, वो क्या हो जाती है, इमरजेंट लिटरेसी। उसके बाद क्या था, मेटा कोग्निटिव एबिलिटी, यानी कि जो एबिलिटी है सोचने की और लैंग्वेज के बारे में बात करने की, वो क्या हो जाती है, मेटा कोग्निटिव एबिलिटी। उसके बाद फोनेमिक अवेयरनेस देखा, यानी कि बच्चे के अंदर क्या है, अगर एबिलिटी है सुनने की और जो इंडिविजुअल साउंड्स हैं उनको क्या करने की, मैनिपुलेट करने की, तो वो क्या हो जाती है, फोनेमिक अवेयरनेस। नेक्स्ट है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या है, देखो ये क्या होता है, एक लैंग्वेज टीचिंग मेथड होता है, किसने डेवलप किया था, जेम्स एसर ने। तो इन्होंने क्या किया, एक लैंग्वेज टीचिंग मेथड डेवलप किया है जिसे क्या कहा गया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। देखो इसमें क्या होता है कि बच्चा फिजिकल मूवमेंट के रिस्पॉन्स में क्या करता है, लैंग्वेज को सीखता है। क्या करेगा, जो लैंग्वेज है वो कैसे सीखी जाती है, थ्रू फिजिकल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वर्बल कमांड। देखो ये आपको दिख रहा है इमेज, इसमें क्या किया है, जैसे ही बच्चे को क्या बोला गया स्टैंड अप, वो क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। अगर बच्चे को बोला ओपन द डोर, तो वो डोर खोलने लगता है। फिर क्या बोला टच योर हेड, तो वो क्या करता है, हेड को टच करता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है कि वर्बल बच्चे को क्या की जाती है, कमांड दी जाती है। तो जैसे ही बच्चे को कमांड दी जाती है तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरीके से क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्स के थ्रू बच्चा क्या कर रहा है, लैंग्वेज को सीख रहा है, लैंग्वेज को लर्न कर रहा है। तो ये क्या हो जाता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्या है, ये एक लैंग्वेज टीचिंग मेथड है डेवलप्ड बाय जेम्स एसर। इन्होंने किस पे जोर दिया है कि जो लैंग्वेज को सीखना है ना, वो किसके थ्रू सीखना है, फिजिकल मूवमेंट के थ्रू इन रिस्पॉन्स टू वर्बल कमांड। यानी कि बच्चे को क्या दी जाती है, कमांड दी जाती है और बच्चा क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन करता है। जैसे अगर उसे बोलोगे आप स्टैंड अप, तो वो खड़ा हो जाएगा। अगर आपने बोला ओपन द डोर, तो वो क्या करने लगा, दरवाज़ा खोलने लगा। जैसे ही आपने उसको बोला टच योर हेड, तो अपने हेड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चा क्या करता है, फिजिकल रिस्पॉन्सेस के थ्रू क्या कर रहा है, सीख रहा है। फिजिकल रिस्पॉन्सेस के थ्रू, फिजिकल मूवमेंट के थ्रू क्या करता है, जब लैंग्वेज को लर्न करता है, जब लैंग्वेज को सीखता है, तो वो क्या हो जाता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक है साइट वर्ड्स। तो साइट वर्ड्स कौन से हो जाते हैं, जो वर्ड्स हैं ना मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारी रीडिंग में और राइटिंग में क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, साइट वर्ड्स। जैसे एग्जांपल क्या करेंगे, लुक, लॉन्ग, लिसन, बट एंड राइट। क्या है साइट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार हमारी रीडिंग में और जो राइटिंग में अपीयर होते हैं, हमें दिखाई देते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, साइट वर्ड्स। नेक्स्ट है लेक्सिकल वर्ड्स कौन से होते हैं, देखो इन्हें और क्या कहा जाता है, कंटेंट वर्ड्स भी कहा जाता है। और इनका क्या होता है, अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जैसे वाटर, किड और स्कूल। सबसे पहले हमने क्या देखा, साइट वर्ड्स क्या होते हैं। देखो साइट वर्ड्स क्या हैं, ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार हमारी जो रीडिंग होती है और जो राइटिंग होती है उसमें अपीयर होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, साइट वर्ड्स। उसके बाद क्या था, लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं। लेक्सिकल वर्ड्स क्या हैं, इन्हें और क्या कहा जाता है, कंटेंट वर्ड भी कहा जाता है। और इनका क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र क्या होता है, अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो क्या हो जाते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्टिव पेयर या मिनिमल पेयर क्या होता है। देखो एक जो कॉन्ट्रास्टिव पेयर होता है वर्ड्स का, वो क्या होता है, एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, सेम होते हैं एक्सेप्ट फॉर ए कॉन्ट्रास्टिंग लेटर। क्या होती है, एक कॉन्ट्रास्टिंग साउंड होती है, एक कॉन्ट्रास्टिंग लेटर होता है, उसको छोड़ के क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। जैसे टेक और टेप, टीम वर्सेस डीम। क्या है, एक कॉन्ट्रास्टिव पेयर क्या होता है, कि ऐसे वर्ड्स होते हैं
जो क्या होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग लेटर को छोड़ के क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मिनिमल पेयर कहा जाता है। और जहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे की प्रोनाउंसिएशन को सुधारना होता है, इम्प्रूवमेंट करवाना होता है, तो वहाँ किसका यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रास्टिव पेयर्स का या मिनिमल पेयर्स का। उसके बाद नेक्स्ट है इंटोनेशन क्या होती है। देखो जो हमारी टोन होती है, जो पिच होती है, उसमें जो वेरिएशन आता है, उसमें जो राइज एंड फॉल आता है, वो क्या हो जाती है, इंटोनेशन। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते टाइम क्या हो जाता है कि कई बार मुझे क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जोर देना होता है ना, वो क्योंकि टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा जोर दे के पढ़ाना पड़ेगा। तो जो मेरी इंटोनेशन होगा, जो मेरी टोन होगी, जो मेरी पिच होगी, उसमें क्या आ जाती है, वेरिएशन आती है। तो जो वेरिएशन आती है, जो राइज एंड फॉल आता है टोन में या पिच में, वो क्या हो जाता है, इंटोनेशन। नेक्स्ट है साउंड्स इन एन इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें साउंड्स कितनी रहेंगी। देखो साउंड्स क्या होती है, फोनीम भी कहा जाता है। उसके अलावा जो टोटल साउंड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 44 होती हैं, जिसमें 20 क्या होती हैं, वावल साउंड होती हैं, और 24 क्या हो जाती है, कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। अब जो साउंड्स बनी हैं वो किससे बनी हैं, जो 26 लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, उनसे मिलकर क्या बनी है, 44 साउंड्स बनी है, जिसमें 20 क्या है, वावल साउंड्स हैं, और 24 क्या हो जाती है, कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब जो वावल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, A E I O U। तो जो ये 5 वावल्स हैं, इन 5 से मिलकर कितनी साउंड्स बनी है, 20, और जो बाकी के 21 बच गए उनसे मिलकर कितनी साउंड्स बनी है, 24। तो नंबर ऑफ वावल्स साउंड कितनी है, 20 है, और कितने होते हैं, ये 5 होते हैं। और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी हो जाएंगी, 24, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21। तो अगर साउंड्स की बात करूँ तो कितनी होएंगी, 44 साउंड्स होती हैं, जिसमें 20 वावल साउंड होती हैं, और 24 क्या हो जाएंगी, कॉन्सोनेंट साउंड्स। नेक्स्ट है डाइपथंग्स क्या होते हैं। देखो एक साउंड होती है, वो किससे बनती है, 2 वावल से बन के क्या बन जाता है, एक सिंगल सिलेबल बनाती है, यानी कि 2 वावल की साउंड है वो क्या बनाती है, एक सिंगल सिलेबल बनाती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डाइपथंग्स। देखो जैसे कोइन, लाउड, डाई, रिसीव। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, एक वावल की साउंड शुरू होकर दूसरे वावल की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्या कर रही है, जैसे कोइन, लाउड, डाई, रिसीव। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक वावल की साउंड से हम शुरुआत कर रहे हैं और दूसरी साउंड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकुलेटर्स। देखो आर्टिकुलेटर्स क्या है, कोई भी वोकल ऑर्गन है जो कि स्पीच के या जो साउंड है उसके प्रोडक्शन में क्या करता है, पार्ट लेता है या हेल्प करता है, वो क्या हो जाते हैं, आर्टिकुलेटर्स। क्या हो जाएंगे, कोई भी वोकल ऑर्गन्स दैट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए स्पीच साउंड। उससे पहले हमने क्या पढ़ा है, डाइपथंग्स क्या होते हैं कि 2 वावल हैं, वो क्या बनते हैं, उनके एक कम्बिनेशन से क्या बनता है, एक सिंगल सिलेबल बनता है। एक वावल के साउंड से किसकी तरफ मूव किया जाता है, दूसरी वावल के साउंड की तरफ मूव किया जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे, जैसे कोइन, लाउड, डाई, रिसीव। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा है कि आर्टिकुलेटर्स क्या होती है, यानी कि कोई भी वोकल ऑर्गन जो कि स्पीच है, जो साउंड है, उसके प्रोडक्शन में क्या करता है, पार्ट लेता है, हेल्प करता है, वो क्या हो जाते हैं, आर्टिकुलेटर्स। नेक्स्ट है सिंटैक्स क्या होता है। देखो जो स्टडी है ना रूल्स की या स्ट्रक्चर की, जैसे मान लो एक सेंटेंस है, उसमें जो अरेंजमेंट रहेगी या उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, सिंटैक्स है। क्या है, स्टडी ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, किस तरीके से आएगा, जो स्ट्रक्चर हैं, जो रूल्स हैं, वो क्या हो जाता है, सिंटैक्स। उसके बाद आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ मीनिंग या सेंस। देखो एग्जाम्पल क्या है, मैडम ड्राइव्स ए बाईसाइकिल। अब मैडम क्या है, सब्जेक्ट है, ड्राइव्स क्या है, वर्ब है, और बाईसाइकिल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर सिंटैक्सली देखें, अगर रूल्स देखें या स्ट्रक्चर देखें, तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन जो सेंस है वो नहीं बन रही, क्योंकि बाईसाइकिल के लिए क्या आना चाहिए था, यहाँ राइड आना चाहिए था। तो इसलिए इसमें जो कमी है वो किसकी है, मीनिंग की है, सेंस की है। तो इसलिए यहाँ कौन सा एरर आ जाएगा, सिमेंटिकल एरर। देखो सिंटैक्स क्या है, स्टडी ऑफ रूल्स और स्ट्रक्चर। रूल्स की और जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी क्या होती है, सिंटैक्स होती है। यानी कि एक एक क्या है, सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या है, सिंटैक्स है। रूल्स की और स्ट्रक्चर की स्टडी क्या है, सिंटैक्स है। लेकिन सिमेंटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग और सेंस। क्लियर है। उसके बाद क्या आती है, फोनीम। फोनीम क्या होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है ना,
यानी कि जिसके फर्दर क्या नहीं कर सकते, हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जैसे च प। तो जो ये साउंड है ना, जो साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे क्या कहा जाता है, फोनिम। नेक्स्ट क्या होती है, मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। क्या है, मीनिंग की, अर्थ की क्या है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, मॉर्फिम। जैसे वाटर, सन। अब वाटर को हम क्या नहीं कर सकते, अगर फर्दर डिवाइड कर दे या सन को स प्लस न कर दे या वाटर को वो प्लस टर कर दे तो इसका क्या नहीं बनता, कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो मॉर्फिम क्या हो जाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। सिंटैक्स क्या है, स्टडी ऑफ रूल्स और स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, सिंटैक्स है। सिमेंटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मीनिंग या सेंस। उसके बाद हमने देखा फोनिम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको क्या बताना है, फोनिम बताना है। लेकिन वहीं अगर आपसे मीनिंग की क्या पूछ ली जाए, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ ली जाए तो क्या आ जाती है, मॉर्फिम। नेक्स्ट है होमोग्राफ। क्या होता है, देखो ग्राफ क्या होता है, राइटिंग। तो क्या है, वर्ड हैं जो सेम रिटन फॉर्म में लिखे गए हैं। क्या है, जैसे LEAD क्या है कि जो वो लिखे गए हैं वो कैसे लिखे गए हैं, सेम लिखे गए हैं, लेकिन जो उनका मीनिंग होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या है, दो वर्ड हैं जो सेम है, यानी कि रिटन फॉर्म में वो क्या है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है, लेकिन जो उनका मीनिंग है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो क्या, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोग्राफ। जैसे ये क्या है, लीड। लीड क्या हो जाता है कि किसी को लीड करना, और एक क्या हो जाएगा, लेड। तो इनके क्या है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है और मीनिंग भी। एक लेड क्या है, मेटल की बात की गई है, और दूसरा क्या है, लीड, यानी कि लीड करना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना। तो होमोग्राफ क्या हो जाते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिटन फॉर्म में क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ होता है, जो उनका मीनिंग होता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग। नेक्स्ट आता है होमोफोन। होमोफोन क्या होता है, देखो यानी कि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाएगी, सेम। फोनिम अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, क्या थी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। तो जहाँ फोन आ जाए, किसकी बात हो रही, साउंड की बात हो रही है, यानी कि जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, लेकिन जो उनकी स्पेलिंग होती है और जो उनका अर्थ होता है, जो उनका मीनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग। जैसे टू, अब इसका मतलब क्या है, दो, और इसका मतलब क्या होगा, भी। तो होमोफोन क्या हो, देखो होमो का मतलब क्या होता है, सेम। फोन का मतलब क्या होगा कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, जिसकी क्या है, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है और जो उनका मीनिंग होता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग। फिर नेक्स्ट आता है होमोनिम। होमोनिम में क्या होता है कि उनकी स्पेलिंग भी सेम होती है और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन जो उनका अर्थ हो जाता है, जो उनका मीनिंग हो जाएगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहता है। जैसे सूट। एक सूट क्या है, जो पहनने का सूट होता है, ठीक है, क्लोथिंग स्टाइल है, और दूसरा सूट क्या है कि सूट करता है, कि जैसे गाने भी होते हैं ना कि तेनू सूट करता। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि सूट करता है यानी कि अच्छा लग रहा है, और दूसरी तरफ सूट क्या है, जो क्लोथिंग स्टाइल होता है। तो होमोग्राफ क्या होता है, देखो ग्राफ का मतलब क्या होता है, राइटिंग, यानी कि जो दो वर्ड्स रिटन फॉर्म में क्या है, सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन जो उनका मीनिंग हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, होमोग्राफ। एग्जाम्पल रहेंगे लीड और लेड। लेड क्या होता है, एक मेटल होता है, और लीड करना। फिर आता है होमोफोन। होमोफोन क्या है, वर्ड्स हैं जो कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, लेकिन जो उनकी स्पेलिंग है और जो उनका मीनिंग हो जाता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल टू। अब दोनों की ही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो क्या है, वो भी अलग है, और साथ में जो मीनिंग है, जो अर्थ निकलेगा वो भी क्या निकल रहा, अलग अलग। एक टू का मतलब क्या है, दो, और दूसरे का मतलब है भी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था होमोनिम क्या होते हैं कि जिनकी स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन फिर भी जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, अलग रहता है। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, सूट। नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रांसक्राइबिंग और पैराफ्रेजिंग क्या होती हैं, सब स्किल्स होते हैं किसकी, राइटिंग की। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी और के आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में लिखना, वो क्या हो जाता है, पैराफ्रेजिंग। क्या है, फॉर्मुलेटिंग समवन एल्स आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड। क्या है, दूसरे किसी के आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में लिखना, वो क्या है, पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट आता है नोट टेकिंग। क्या होता है, देखो नोट टेकिंग क्या है कि डिफरेंट सोर्सेज हैं या प्लेटफॉर्म से आप क्या बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो। मान लो एक लेक्चर है, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप अब जो नोट्स बना रहे हो ना, वो क्या है, नोट टेकिंग है। नोट टेकिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस है रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म्स। क्या है, डिफरेंट सोर्सेज से, जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे क्या करना, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, या किसी लेक्चर के ड्यूरिंग या किसी क्लास के ड्यूरिंग आप क्या कर रहे हो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो क्या हो जाती है, नोट टेकिंग। अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो क्या होगा,
सिर्फ आपको जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं, फ्रेजेस का यूज़ करना है या एब्रीवेटेड फॉर्म्स का यूज़ करना है। जैसे ये क्या है, SPCF क्या है, पियाजे की 4 जो स्टेजेस की बात करी है। S से क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर। P से क्या होता है बताओ मुझे, प्री ऑपरेशनल। C से कंक्रीट ऑपरेशनल और F से क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो मैंने आपको पियाजे की स्टेजेस बताई हैं, आपने क्या किया, SPCF में उसको क्या कर लिया, एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। दूसरा, फॉलो ए पैटर्न और ग्रामेटिक फॉर्म और फ्लो चार्ट, यानी कि जब आप नोट्स लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो। तो नोट टेकिंग क्या है, प्रैक्टिस है कि जो इन्फॉर्मेशन है आप डिफरेंट सोर्सेज से या प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हो, या किसी लेक्चर के ड्यूरिंग जब आपको इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको राइट डाउन कर रहे हो, वो क्या हो जाता है, नोट टेकिंग। नेक्स्ट आता है नोट मेकिंग। देखो नोट मेकिंग में क्या है, आपको सिर्फ लिखना नहीं है, यानी कि जो देखो नोट टेकिंग में आप क्या कर रहे हो, जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, उसको आपने लिख दिया। लेकिन नोट मेकिंग में क्या है, जो आपने सुना और जो आपने पढ़ा उसको सिर्फ लिखना नहीं है, ये एक प्रोसेस होती है, रिव्यूइंग, कनेक्टिंग एंड सिंथेसाइजिंग आइडियाज़ फ्रॉम योर लेक्चर और रीडिंग। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मेरे पढ़ाने से आपने क्या किया कि कुछ समझ में आया, मेरी पढ़ाई गई चीज़ को आपने रिव्यू किया है, कनेक्ट किया है और अपने आइडियाज़ को, नए आइडियाज़ को क्या किया, सिंथेसाइज किया है, तो ये क्या हो जाएगी, नोट मेकिंग। सबसे पहले हमने क्या देखा, देखो पैराफ्रेजिंग क्या होता है कि किसी और के आइडियाज़ को आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, ये क्या है, पैराफ्रेजिंग। क्या है, किसी और के आइडियाज़ हैं, आप बस उनको क्या कर रहे हो, बिना मीनिंग चेंज किए अपने आइडियाज़ में लिख रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, पैराफ्रेजिंग। नोट टेकिंग क्या होता है, प्रैक्टिस होती है इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की। आप क्या कर रहे हो, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग, या मान लो किसी लेक्चर के ड्यूरिंग, किसी क्लास के ड्यूरिंग आप क्या कर रहे हो, जो सुन रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। ये क्या हो जाता है, नोट टेकिंग। टिप्स क्या रहेंगी कि आपको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है, फ्रेजेस का यूज़ करो, सिर्फ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, या फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो। उसके बाद क्या आता था, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या है कि आपको सिर्फ लिखना नहीं है, कि जो आपने पढ़ा या जो आपने देखा उसको सारा का सारा राइट डाउन नहीं करना, बल्कि ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो लर्नर है वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा, कनेक्ट करेगा और नए आइडियाज़ को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस। तो जो ये लिखने की प्रोसेस होती है उसके जो बेसिक स्टेप्स रहने वाले हैं, सबसे पहले क्या आएगा, प्री राइटिंग, उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग, फिर आता है रिवाइजिंग, नेक्स्ट आता है एडिटिंग और उसके बाद आता है पब्लिशिंग और शेयरिंग। तो अगर मैं प्री राइटिंग की बात करूँ तो ये क्या हो जाती है, प्लानिंग फेज़ हो जाती है, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, यानी कि इसमें आप डिसाइड करते हो कि आप किस पर्पज़ के लिए लिख रहे हो, आपकी ऑडियंस कैसी रहेगी और आपका जो कंटेंट है वो क्या क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो ये किस में आ जाता है, प्री राइटिंग। क्या रहेंगे बेसिक स्टेप्स राइटिंग के, सबसे पहले प्री राइटिंग। तो जो प्री राइटिंग है उसमें क्या करते हो, आप आइडियाज़ को जनरेट करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, कि ग्रुप में बच्चे क्या करते हैं, जितने ज़्यादा हो सकते हैं आइडियाज़ क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो प्री राइटिंग में क्या है, आइडियाज़ को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है, पर्पस डिसाइड किया जाएगा, ऑडियंस डिसाइड की जाती है और जो कंटेंट है उसको क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है ड्राफ्टिंग। देखो ड्राफ्टिंग क्या है, जब आप पहला वर्जन लिखते हो ना अपने टेक्स्ट का, वो क्या है, ड्राफ्टिंग है। क्या है, जब आपने पहली बार, मान लो आप PhD कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या कहना, सबसे पहले प्री राइटिंग में आपको क्या करना है, आइडियाज़, मान लो आपको एक रिव्यू पेपर लिखना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले जो भी आप टॉपिक डिसाइड करोगे कि आपकी ऑडियंस क्या रहेगी, आप किस कंटेंट के बारे में लिखना चाहते हो, उसके बाद आप पहली बार जो पहला वर्जन लिखोगे ना टेक्स्ट का, वो क्या हो जाता है, ड्राफ्टिंग हो जाता है। अब उस टाइम पे आपका फोकस किस पे रहेगा, आइडियाज़ पे रहेगा, मिस्टेक्स पे नहीं रहता। फिर आती है रिवाइजिंग। अब रिवाइजिंग करते टाइम आप क्या करते हो कि जो आपका कंटेंट है उसको क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे और ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है। उसमें से आप कुछ ऐड भी कर सकते हो, डिलीट करोगे, या जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनको क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है एडिटिंग। एडिटिंग में क्या आता है कि जो ग्रामर होती है, स्पेलिंग होती है, या जो वोकेबलरी होती है उसको क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। और लास्ट में आता है पब्लिशिंग। पब्लिशिंग में क्या होता है कि जो भी आपकी राइटिंग है उसका आपको क्या देना, फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है, टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ और रीडर्स के साथ क्या करना, शेयर करना है। तो जो बेसिक स्टेप्स रहेंगे राइटिंग प्रोसेस के, वो क्या क्या रहेंगे, प्री राइटिंग यानी कि प्लानिंग फेज़ है जिसमें आइडियाज़ को आप जनरेट करोगे,
आप पर्पस डिसाइड करते हो, ऑडियंस डिसाइड करोगे और कंटेंट डिसाइड करते हो। उसके बाद क्या आता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या आता है कि जो पहला वर्जन होता है ना आपके टेक्स्ट का, जब आप राइट करते हो, जब आप लिखते हो, वो क्या होती है ड्राफ्टिंग। यानी कि उस टाइम पे आपका फोकस किस पे होता है, आइडियाज़ पे होता है और मिस्टेक्स पे, यानी कि आपकी गलतियों पे फोकस नहीं होता है। फिर आता है रिवाइजिंग। रिवाइजिंग के टाइम पे आप क्या करते हो कि जो भी कंटेंट है उसको क्या करते हो, इम्प्रूव करोगे और ऑर्गेनाइज करते हो, यानी कि एडिंग, डिलीटिंग और रीअरेंजिंग आइडियाज़ है। फिर आता है एडिटिंग, जिसमें आप ग्रामर, स्पेलिंग और जो वोकेबलरी है उसको क्या करते हो, करेक्ट करते हो। लास्ट में आता है पब्लिशिंग। तो पब्लिशिंग क्या हो जाती है, जो आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन है राइटिंग की, यानी कि उसके बाद आप टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ और रीडर्स के साथ अपनी जो आपने जो लिखा उसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक होती है प्रोसेस राइटिंग, एक होती है प्रोडक्ट राइटिंग। देखो जो प्रोसेस राइटिंग होती है वो क्या होती है, इफेक्टिव होती है और वो क्रिएटिविटी पे क्या करती है, फोकस करती है। यानी कि प्रोसेस राइटिंग के दौरान बच्चा है या जो लर्नर है वो क्या कर पाता है, वो क्रिएटिव बन पाता है, वो अलग अलग आइडियाज़ के थ्रू क्या कर पाएगा, सोच पाता है। और प्रोडक्ट राइटिंग में जो जोर दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, एंड प्रोडक्ट पे। तो प्रोसेस राइटिंग में क्या होता है, टेक्स्ट एज ए रिसोर्स फॉर कंपैरिजन, की जो टेक्स्ट होता है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, कंपैरिजन के लिए। और प्रोडक्ट राइटिंग में क्या होता है, इमिटेट मॉडल टेक्स्ट। मान लो आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो एप्लीकेशन लिखने का क्या है, एक सेट स्टैंडर्ड है कि आपको कहाँ से शुरू करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, बीच में आप बॉडी में अपने जो भी आपकी जिस भी रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, सॉरी एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसके बारे में आप बताओगे, उसके नीचे आप वो लिखते हो। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट राइटिंग में आपको एक मॉडल टेक्स्ट दिया जाता है, उसकी इमिटेट करना होती है, उसकी नकल करनी होती है। लेकिन प्रोसेस राइटिंग में क्या है, टेक्स्ट एज ए रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए। आइडियाज़ कैसे रहते हैं, एज स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है आइडियाज़ का वो मोर इंपॉर्टेंट देन आइडियाज़ देमसेल्व्स। यानी कि खुद के आइडियाज़ की बजाय जो ऑर्गेनाइजेशंस के आइडियाज़ हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका एक से ज़्यादा ड्राफ्ट बना सकते हो, इसका आप क्या करते हो, आपको एक ही ड्राफ्ट बनाना होता है। प्रोसेस राइटिंग क्या होती है, ज़्यादा ग्लोबल होती है, पर्पस पे और थीम पे और टेक्स्ट पे क्या करती है, फोकस करती है। और इसमें क्या हो जाती है, कंट्रोल्ड प्रैक्टिस की जाती है, मतलब फीचर्स को हाईलाइट कर दिया जाते हैं और उन्हीं फीचर्स के लिए क्या की जाती है, कंट्रोल्ड प्रैक्टिस होती है। ये कोलेबोरेटिव होता है, ये इंडिविजुअल होता है और ये क्या होती है, क्रिएटिव प्रोसेस होती है। और इस पर जो फोकस रहता है, जो एम्फेसिस रहेगा वो किस पे रहेगा, एंड प्रोडक्ट पे। तो जो प्रोसेस राइटिंग हो जाती है वो क्या हो जाती है, अच्छी होती है, इफेक्टिव होती है और जो लर्नर है उसको क्या बनाती है, क्रिएटिव बनाती है। और जो प्रोडक्ट राइटिंग है उसका जो फोकस है मेनली किस पे रहता है, एंड प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड होता है। क्या है कि जो पुराना मेथड कह लो या जो ट्रेडिशनल मेथड होता था वो कौन सा होता था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता था कि जो नेटिव लैंग्वेज होती थी और जो टारगेट लैंग्वेज, देखो टारगेट लैंग्वेज कौन सी होती है, मान लो मैं हूँ, मेरी जो मदर टंग है वो क्या है, हिंदी है, और इंग्लिश मेरी क्या हो जाती है, टारगेट लैंग्वेज। तो जो मदर लैंग्वेज है, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है और जो टारगेट लैंग्वेज है, उसको क्या किया जाता था, टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग की उससे क्या किया जाता है, सिखाया जाता था मदर टंग की हेल्प से। यानी कि जो मदर टंग है और जो टारगेट लैंग्वेज है उनके बीच में क्या किया जाता था, ग्रामेटिकली जो रूल्स हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता था। मान लो आपको इंग्लिश का की ग्रामर सिखानी है, लेकिन जो ग्रामर सिखानी है वो किस में लिखी हुई है, आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें लिखी हुई है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी या उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, मदर टंग का यूज़ किया जाता है और डिडक्टिव मेथड का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है, यानी कि बहुत पुराना और जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो कौन सा होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जिसमें क्या किया जाता था कि जो टारगेट लैंग्वेज है वो किसकी मदद से, जो मदर टंग होती है उसकी हेल्प से सिखाई जाती थी। और जो स्टूडेंट है वो ग्रामेटिकल रूल्स को पहले सीखते थे और फिर उसको ट्रांसलेट करके टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग में क्या करते थे, अप्लाई करते थे। नेक्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। देखो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें क्या है, मदर टंग का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो ये डायरेक्ट मेथड होता है इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता। यानी कि इसमें जो लैंग्वेज आपको सिखानी है डायरेक्ट उसी का यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत सारे स्कूल्स में आपने देखा होगा
कि वहाँ इंग्लिश बोलनी कंपलसरी होती थी। तो अगर कोई बच्चा हिंदी में अगर क्लास में बात करता होता था तो उससे क्या लगता था, फ़ाइन लगता होता था। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड क्या हो जाता है, ये एक नेचुरल मेथड होता है जहाँ जो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको क्या किया जाता है, उसी लैंग्वेज में सिखाया जाता है। यानी कि उस क्लास में क्या नहीं होती, मदर टंग में बात करना अलाउड नहीं होता। और ये इंडक्टिव मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या है डायरेक्ट मेथड की, जो लैंग्वेज सिखानी है डायरेक्ट उसी में बच्चे से के साथ क्या करनी है, बातचीत करनी है। और जो उसकी मदर टंग है वो उसका यूज़ नहीं कर सकता उस क्लास में। तो ये क्या है, डायरेक्ट मेथड। तो जो मदर टंग होती है और जो हमारी होम लैंग्वेज होती है वो क्या हो जाती है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज। और जो टारगेट लैंग्वेज होती है, स्कूल लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, सेकेंड लैंग्वेज। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, जहाँ ये एक नेचुरल मेथड है जहाँ फ़ॉरेन लैंग्वेजेस को क्या किया जाता है, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में सिखाया जाता है। मदर टंग क्या नहीं होती, अलाउड नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट मेथड में मदर टंग अलाउड नहीं होती है। आपकी जो भी भाषा होती है उसको अलाउड नहीं किया जाता। आपको जो भी टारगेट लैंग्वेज है उसी में डायरेक्ट बात करनी होती है। और जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें क्या किया जाता है कि मदर टंग के यूज़ करके या जो भी बच्चे की होम टाउन की जो लैंग्वेज है, होम लैंग्वेज है या नेटिव लैंग्वेज है, उसका यूज़ करके क्या की जाती है, जो टारगेट लैंग्वेज है वो सिखाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़। तो सबसे पहले डिसलेक्सिया। देखो डिसलेक्सिया क्या होती है, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, स्पेलिंग एंड डिकोडिंग वर्ड्स। जैसे सो को क्या पढ़ने लग जाए बच्चा, वोज। बी को क्या पढ़े, डी। पी को क्या पढ़े, क्यों। तो इस तरीके से डिसलेक्सिया क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है, समस्या आती है बच्चे को, प्रॉब्लम आती है किसमें, रीडिंग में, स्पेलिंग में और डिकोडिंग वर्ड। तो सो को वो क्या पढ़ेगा, वोज। बी को क्या पढ़ेगा, डी। पी को क्या पढ़ सकता है, क्यों। तो ये क्या है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट आता है डिस्ग्राफिया। ग्राफिया क्या है, होमोग्राफिया में, ग्राफ्स में मैंने आपको बताया था। ग्राफिया क्या होता है, लिखना। यानी कि बच्चे को जो परेशानी आएगी, जो डिफ़िकल्टी आएगी वो किस में आएगी, राइटिंग में आएगी। उसकी पुअर हैंड राइटिंग हो सकती है, स्पेलिंग या सेंटेंस फॉर्मेशन में बच्चे को क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया क्या करता है, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग और राइटिंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो जो लैंग्वेज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ रहेंगी, सबसे पहले क्या है, डिसलेक्सिया। इसमें डिफ़िकल्टी किस किस में आती है, रीडिंग में, स्पेलिंग में या डिकोडिंग वर्ड्स में। यानी कि सो को वोज पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या था, डिस्ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब क्या होता है, राइटिंग। तो यहाँ जो प्रॉब्लम आएगी बच्चे को किस में आएगी, राइटिंग में। और उसके बाद क्या है, अफेजिया। अफेजिया में क्या होती है, ये स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग और राइटिंग, तीन सारी चीज़ों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है टीचिंग मैगजिम्स। देखो टीचिंग मैगजिम्स क्या है, कुछ टेक्निक्स हैं कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो सके, इफेक्टिव हो सके। तो जो मैगजिम की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले क्या है, फ्रॉम नोन टू अननोन। क्या है, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, जो भी उसकी प्रीवियस नॉलेज है पहले उसके बारे में टीचर बताए और उसके बाद अननोन की तरफ ले जाए। मान लो टीचर को फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है तो पहले टीचर को क्या करना चाहिए कि पहले वो जो प्लांट्स है उसके बारे में बताए, कि पहले प्लांट के जो हर पार्ट है, यानी कि जो लीव्स हैं या जो तना है या जो स्टेम होगी, हर चीज़ के बारे में टीचर क्या कर रहा है, पहले डिस्कस कर रहा है और फिर धीरे धीरे करके फोटोसिंथेसिस की तरफ क्या कर रहा है, लेकर जाता है। तो कैसे पढ़ाना चाहिए, फ्रॉम नोन टू अननोन। यानी कि पहले जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, जो उसे पहले आता है, पहले उसके बारे में बताओ और उसके बाद उसे जो अननोन चीज़ें हैं उसकी तरफ, जो अननोन नॉलेज है उसकी तरफ लेकर जाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर आप डायरेक्टली बच्चे को क्या पढ़ाने लगोगे, कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ाने लगोगे तो उसे समझ नहीं आएगा। इसलिए कैसे पढ़ाया जाना चाहिए कि पहले सिंपल चीज़ों के बारे में बताओ और सिंपल चीज़ों को कनेक्ट करते 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 धीरे धीरे किसकी तरफ ले जाया जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ। यानी कि कैसे होना चाहिए, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मान लो मैथ्स की क्लास चल रही है, आपको क्या पढ़ाया जाना है, इंटरेस्ट पढ़ाया जाना है। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट की सीधा ही टीचर क्या करे, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताए उसके बाद सिंपल के बारे में, तो ये समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए कि पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताए और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स या जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके बारे में बताए। तो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ क्या किया जाना चाहिए, प्रोसीड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखो कंक्रीट क्या होता है, मूर्त। यानी कि जो चीज़ें आपको सामने दिखती है, मान लो आप बैठे अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपके सामने टेबल है, फ़ोन है, कॉपी है, पेन है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंक्रीट हैं, मूर्त चीज़ें हैं। और जो आपके मन में आइडियाज़ आ रहे हैं
वो क्या हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि अब आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप सोच रहे हो कि इस क्लास को देखकर मैं इतने मार्क्स तो स्कोर कर ही लूँगा, या मैं इंग्लिश पेडागोजी में इतने नंबर ले आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी कि जो आइडियाज़ हैं। तो जब बच्चे को किसी चीज़ के बारे में बताया जाए तो कैसे बताना चाहिए कि पहले उसको जो भी मूर्त चीज़ें हैं, जो कंक्रीट चीज़ें हैं, उनके बारे में बताया जाए, और फिर उससे किसकी तरफ ले जाया जाना चाहिए, आइडियाज़ की तरफ, और जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं उनकी तरफ प्रोसीड किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पहले पूरी, मान लो एक स्टोरी है, स्टोरी के बारे में टीचर क्या कर रहा है, ओवरव्यू दे रहा है, उसके बाद जो उसके करैक्टर्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, या उसमें कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। तो ये क्या है, टीचिंग मैगजिम्स हैं। टीचिंग मैगजिम्स क्या होता है, कुछ टेक्निक्स हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए एक टीचर को कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, पहले नॉन चीज़ों के बारे में, जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में बताओ, और उससे जो अननोन नॉलेज है उसकी तरफ ले जाया जाना चाहिए। दूसरा क्या था, सिंपल चीज़ों के बारे में पहले बताओ, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में बताओ। तीसरा था पहले मूर्त चीज़ों के बारे में, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। और फोर्थ था फ्रॉम होल टू पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेसेस। देखो टॉप डाउन क्या होता है, इट मीन्स द यूज़ ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। क्या है कि किसी चीज़ का मीनिंग बताना है, तो उस चीज़ के मीनिंग को बताने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो बैकग्राउंड नॉलेज है, यानी कि जो पुरानी नॉलेज है, उसका क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। और बॉटम अप क्या होती है, इट मीन्स द यूज़ ऑफ इनपुट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। इसमें क्या किया जाता है, इनपुट्स का यूज़ किया जाता है मीनिंग को समझाने के लिए। अब जो बैकग्राउंड नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज हो सकती है, सिचुएशनल हो सकती है, कॉन्टेक्चुअल हो सकती है। इसमें क्या किया जाएगा, पहले साउंड्स के बारे में बताया जाएगा, फिर वर्ड्स के बारे में, फिर क्लोजेस के बारे में, उससे सेंटेंस बनेंगे, और उसके बाद आगे पैराग्राफ्स बनते हैं। यानी कि पहले बॉटम अप में क्या होगा कि पहले आपको, मान लो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया गया, फिर ये बताया गया कि इन अल्फ़ाबेट से मिलके क्या बने, वर्ड्स, वर्ड से मिलके फ्रेजेस बनी, फ्रेज या क्लोज बने, क्लोज से मिलके क्या बने हैं, सेंटेंस बने हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बने, और पैराग्राफ से फिर बड़े बड़े क्या बने हैं, मतलब स्टोरी लिखी गई या कोई भी आर्टिकल लिखे गए हैं। तो ये क्या हो जाती है, बॉटम अप अप्रोच। अब जो टॉप डाउन होती है ना, इसमें जो लर्नर है ना, वो ट्राई करता है टू फॉर्म सिमेंटिक एंड सिंटैक्टिक क्यूज, देन मूव्स टू अदर मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ से क्या करेगा, सेंस बनाने, सिमेंटिक क्या था कि सेंस बनाने की या मीनिंग बनाने की जो लर्नर है वो क्या करता है, कोशिश करता है। और जो बॉटम अप अप्रोच होती है, इसमें जो टीचिंग स्टार्ट होती है वो किससे होती है, स्मॉल डिटेल्स से शुरू होती है। देखो सबसे पहले है टॉप डाउन। टॉप डाउन में क्या होता है कि जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसका यूज़ करना है किसी भी चीज़ के मीनिंग को समझाने के लिए। और बॉटम अप क्या है कि इनपुट्स का यूज़ करना है मीनिंग को समझाने के लिए। अब इसमें क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज क्या क्या हो सकती है, प्रीवियस हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है। देखो टॉप डाउन में क्या है, पहले बच्चे को स्टोरी बताएगी, ठीक है, स्टोरी से पैराग्राफ पे आएगा, फिर सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस से बताएगा वर्ड्स क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, टॉप डाउन अप्रोच। और बॉटम अप में क्या है कि पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया गया, फिर बताया अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं, उनसे क्लोजेस बनते हैं, उनसे सेंटेंस बनते हैं, और बाद में स्टोरी या आर्टिकल बनते हैं। तो ये क्या हो जाती है, बॉटम अप अप्रोच या प्रोसेस। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। क्या है, आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि LAC है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या रहेगी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अब इसमें क्या है, यूज ऑफ ए लैंग्वेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। क्या है कि जो लैंग्वेज का यूज़ है वो दूसरे सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या किया जा रहा है। जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़नी है या कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके टाइम पे हम क्या करें, इंग्लिश का यूज़ करें। देखो मान लो अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हो तो वहाँ आपने क्या पढ़ी होंगी, मान लो आपने साइंस पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, आर्ट पढ़ी या कॉमर्स पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, वो किस में पढ़ी, इंग्लिश में पढ़ी। तो वहाँ जो इंग्लिश है उसका यूज़ किस में किया गया है, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, साइंस को पढ़ने के लिए, या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए, इनकी अदर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जब आप क्या कर रहे हो, लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से हो तो वहाँ आपने जो सोशल साइंस पढ़ी होगी या जो साइंस पढ़ी होगी वो किस में पढ़ी होगी, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ी होगी। तो वहाँ क्या हो रहा है कि हिंदी और इंग्लिश का यूज़ किस में हो रहा है, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाने में हो रहा है, उनके कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो वो क्या हो जाता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। क्या हो जाएगा, यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट ऑल्सो।
यानी कि इंग्लिश का आप यूज़ कर रहे हो हिस्ट्री पढ़ने में और सब्जेक्ट पढ़ने में या साइंस पढ़ने में, उसी तरीके से हिंदी का भी आप यूज़ कर सकते हो। या मान लो मराठी अगर कहीं है तो वहाँ क्या होगा, मराठी में ही क्या पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, साइंस पढ़ाई जा रही है। तो इस तरीके से क्या है कि जो लैंग्वेज है उसका यूज़ किया जा रहा है जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने में। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म। मैंने आपको बताया था मोनोलिंगुअलिज्म क्या होता है कि किसी को एक लैंग्वेज का क्या करना है, यूज़ करना आता है, वो क्या है मोनोलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि कोई लर्नर है वो क्या कर पा रहा है, दो लैंग्वेज का बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहा है। और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है कि जब दो से ज़्यादा बच्चा क्या कर पा रहा है, या जो लर्नर है या जो स्पीकर है वो क्या कर पाता है, दो से ज़्यादा भाषाओं का उसे ज्ञान है, उसे नॉलेज है, वो अच्छे से उनमें क्या कर पाता है, अपनी बात को, अपने जो थॉट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, उनको एक्सप्रेस कर पाता है। तो वो क्या हो जाता है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि मैनी लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी होती है, रिसोर्सेज होती है और एसेट होता है। यानी कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो बहुभाषिता है, वो क्या हो जाती है, एसेट होती है। और जो हमारी कंट्री है उसमें तो क्या है, इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग क्या हो जाती हैं लैंग्वेजेस होती हैं। और जो 8th वो आई है, अनुसूची आई है, उसमें क्या है 22 लैंग्वेज को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि उसमें क्या नहीं है, इंग्लिश उसमें इंक्लूड नहीं है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मतलब क्या है, मैनी लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी होती है, रिसोर्स है, एक संसाधन होता है। और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एसेट है, वो बैरियर नहीं करता। अगर किसी को एक से ज़्यादा नॉलेज आती है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, तो वो और नई लैंग्वेज को सीखने में क्या नहीं होता, बैरियर नहीं होता, बल्कि वो हेल्प ही करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बिक्स। देखो बिक्स क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या है, जो भी लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं जो हम एवरीडे मतलब हर रोज़ यूज़ करते हैं या सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन में यूज़ करते हैं, वो क्या हो जाती हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं किसी और के साथ बात कर रही हूँ, है ना, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं आसपास वालों लोगों के साथ जो बातचीत कर रही हूँ, वो क्या है, मेरी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। यानी कि लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं जो हर किसी को हर रोज़ चाहिए, सोशली किसी के साथ इंटरेक्शन करने में चाहिए, तो वो क्या हो जाती हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको ध्यान रखना है, बहुत बार बिक्स की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है CALP, कोग्नेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। क्या हो जाएगी फुल फॉर्म, कोग्नेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी रेफर्स टू लिंग्विस्टिक स्किल्स टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द कंटेंट। यानी कि लैंग्वेज को क्या करने के लिए, जो कंटेंट है उसको समझने के लिए और डिस्कस करने के लिए जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं वो क्या हो जाती है कोग्नेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। यानी कि आपकी इतनी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है कि कोई भी कंटेंट है उसको आप डिस्कस भी कर पाओ और उसको समझ पाओ, तो क्या हो जाती हैं कोग्नेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। सबसे पहले हमने क्या देखा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। और बिक्स क्या हो जाता है कि जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं हमें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी सोशल लाइफ के लिए चाहिए हैं, वो क्या हो जाती हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। और कोग्नेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी क्या हो जाती है कि वो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं जो समझने के लिए और कंटेंट होता है उसको डिस्कस करने के लिए आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। देखो कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल जो चले। और कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है, इन ऑल द एस्पेक्ट्स, यानी कि हर एस्पेक्ट्स को क्या करे, कवर करे। यानी कि होलिस्टिकली बच्चे की क्या करे, डेवलपमेंट हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है उसको चेक करे, वो क्या हो जाता है कॉम्प्रीहेंसिव। देखो स्कोलेस्टिक में क्या हो जाएगा कि करिकुलर एरिया में बच्चे की वो क्या है, और जो को स्कोलेस्टिक पार्ट में क्या आ जाता है, जो एक्स्ट्रा या जो को करिकुलर एरियाज़ हैं अगर उनको भी कवर करता है तो वो क्या हो जाता है कॉम्प्रीहेंसिव। तो इट शुड इंक्लूड कोग्नेटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। देखो असेसमेंट क्या है, कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए, पूरे के पूरे साल होना चाहिए, और बच्चे को क्या करे, होलिस्टिकली असेस करे। क्या है असेसमेंट, असेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो कंटिन्यूअस चले, मतलब पूरे के पूरे साल चले, उसके अलावा होलिस्टिकली यानी कि पूरे तरीके से बच्चे को क्या करे, असेस करे। तो कॉन्टीन्यूअस यानी कि थ्रू आउट द ईयर चलना चाहिए, पूरे के पूरे साल बच्चे को की जो प्रोग्रेस है उसको चेक करना चाहिए। और कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, सिर्फ ये नहीं देखना है, पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज़ हैं, यानी कि उसकी गेम्स में कैसा है, गेम्स के अलावा आर्ट में कैसा है, ठीक है, या उसकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो कैसी हैं, उसकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं। मतलब स्कूल
का जो यानी कि जो पढ़ाई है कि वो मार्क्स कितने ले रहा है, उसके अलावा जो और भी को करिकुलर एरियाज़ हैं, जो और एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी बच्चे का वो कैसा परफॉर्म कर रहा है ये भी कवर होना चाहिए। यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि ये कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, हर डोमेन को क्या करता है, कवर करेगा। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है कि बच्चे का के सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे और पूरे के पूरे साल चलेगा, यानी कि थ्रू आउट द ईयर चलेगा। तो क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन क्या होता है, देखो इवैल्यूएशन में क्या आ जाता है, मेजरमेंट प्लस असेसमेंट। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ असेसमेंट क्या होता है, वी सी हाउ द चाइल्ड लर्न्स एंड गिव हिम हर द अप्रोप्रिएट फीडबैक। यानी कि असेसमेंट में क्या देखा जाता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है और उससे क्या दी जाती है, फीडबैक प्रोवाइड की जाती है। और मेजरमेंट क्या होता है, मापन, इट मेजर द आउटकम्स इन नंबर और परसेंटेज। देखो जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि साल के एंड में जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्या होते थे, मेजरमेंट करते थे कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है। जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो क्या है, मेजरमेंट है। और असेसमेंट क्या है, उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे ने कैसे सीखा, कहाँ कहाँ कमियाँ रही हैं और किस तरीके से जो कमियाँ हैं उनको क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। वो क्या हो जाती है, असेसमेंट। क्या है असेसमेंट, क्या देखता है कि बच्चे ने कैसे सीखा है, कहाँ गैप रहे हैं, और उसके बाद उसको जो फीडबैक है वो प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या हो जाती है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और मेजरमेंट में क्या आता है, इट मेजर्स द आउटकम इन नंबर और परसेंटेज। और इवेल्युएशन में क्या आ जाता है, मेजरमेंट प्लस असेसमेंट क्या हो जाता है, इवेल्युएशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट। देखो अचीवमेंट टेस्ट क्या है, थ्रू एन अचीवमेंट टेस्ट वी मेजर स्किल्स एंड नॉलेज लर्न इन ए ग्रेड अगेंस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है, सेट कर दिए गए हैं, उनके अगेंस्ट क्या कर दी गई हैं, जो बच्चे की स्किल है या जो नॉलेज है उसको क्या किया गया है, टेस्ट किया गया है। तो अचीवमेंट क्या टेस्ट क्या हो जाता है कि जो बच्चे की स्किल्स हैं और उसने कितनी नॉलेज को लर्न किया है एक ग्रेड में कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट, वो क्या है, अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए लिया जाता है कि पहले ही ले लिया जाता है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, किस लिए कि जो बच्चा है वो पढ़ा पाएगा या नहीं, उसकी स्किल्स क्या कर ली जाती हैं, पहले ही टेस्ट कर ली जाती है। मान लो किसी को क्रिकेटर बनना है तो पहले क्या लिया जाता है, पहले टेस्ट लिया जाता है, पहले देखा जाता है कि उसमें इतनी एबिलिटी है भी नहीं, या ये वाला जो पर्टिकुलर टैलेंट है बच्चे में है या नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यानी कि एक टेस्ट लिया जाता है किसी की इंडिविजुअल स्किल्स को देखने के लिए कि ये बच्चा है जो ये पर्टिकुलर इस फील्ड में सक्सेस मिल पाएगी इसे या नहीं, ये सक्सीड हो पाएगा या नहीं, उसके लिए क्या लिया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या किया जाता है, गैप पता किए जाते हैं। यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैं, बच्चे अगर नहीं सीख पा रहा तो कहाँ गैप रहेगा, कमी कहाँ रहती है, वो क्या होता है, डायग्नोस करना। क्या है, डायग्नोस कर रहा है टीचर कि मान ले टीचर ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद भी अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो कमी कहाँ रहेगी, गैप कहाँ रहेगी, यही पता करना क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। और डायग्नोस करने के बाद टीचर क्या करता है, रिमीडियल टीचिंग देता है। यानी कि अब टीचर को पता चल गया कि गैप कहाँ है, तो गैप को कवर करने के लिए, उस गैप को रिमूव करने के लिए टीचर क्या करेगा, दोबारा से पढ़ाता है, यानी कि दोबारा से टीच करता है। तो रीटीच जब करेगा गैप्स को रिमूव करने के लिए, वो क्या हो जाती है, रिमीडियल टीचिंग। जो रिमीडियल टीचिंग होती है हमेशा डायग्नोस्टिक टेस्ट या प्रोसेस के बाद की जाती है। यानी कि डीआर पहले डायग्नोसिस होगा, उसके बाद क्या किया जाता है, रिमीडियल टीचिंग होती है। तो सबसे पहले क्या था, अचीवमेंट टेस्ट। देखो लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, इवेल्युएशन क्या होता है, मेजरमेंट प्लस असेसमेंट। मेजरमेंट क्या है, जो हम नंबर्स में मापते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाते हैं। और असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कैसे सीखा और कहाँ कमी रही और क्या बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करवाई जा सकती है। उसके बाद हमने क्या देखा, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाते हैं और उनके अगेंस्ट में क्या कर जाते हैं, जो स्किल्स होती हैं या जो नॉलेज है वो क्या की जाती है, मेज़र की जाती है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, पहले ही कर लिया जाता है ये देखने के लिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये बच्चा सक्सीड हो पाएगा या नहीं। उसके बाद क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है कि गैप, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें गैप पता करने के लिए क्या किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। और उसके बाद क्या किया जाता है, गैप टीचर को अब पता चल गया है तो वो क्या करता है, दोबारा से पढ़ाता है ताकि जो वो गैप है वो उसको रिमूव कर सके। तो वो क्या हो जाता है, रिमीडियल टीचिंग। और जो रिमीडियल टीचिंग हमेशा किसके बाद की जाएगी, डायग्नोस्टिक टेस्ट या प्रोसेस के बाद।
नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं उनका यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या बन पाए, इंटरेस्टिंग बन पाए, नेचुरल बन पाए, इफेक्टिव बन पाए, और जो बच्चा होता है उसकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसको क्या कर पाए, इंक्रीज़ कर पाए। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किसके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किसके लिए किया जाता है कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, नेचुरल बनाया जा सके और इफेक्टिव बनाया जा सके। इसमें सबसे पहले आता है विजुअल एड्स, यानी कि जो बच्चा आंखों से देखेगा, देख सकता है, जैसे चार्ट होगी, टेक्स्ट बुक्स हो गई। फिर आते हैं ऑडियो एड्स, यानी कि जिनके द्वारा बच्चा क्या करेगा, सुनता है, तो रेडियो हो गया। फिर आता है ऑडियो विजुअल एड्स, जैसे टेलीविज़न हो गया, यानी कि अब बच्चा देख भी रहा है और साथ में सुन भी रहा है। और एक होता है एक्टिविटी सेंटर एड्स, यानी कि बच्चे को क्या किया जाता है, यार जो लर्नर है उसको क्या करवाया जाएगा, फील्ड ट्रिप पे ले जाया जाएगा। ये बेसिकली होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और जो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ना, कि एक्टिविटी करवा के सीखना या बच्चे को खुद ही वहाँ लेके जाया जा रहा है ताकि बच्चा क्या कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए, एनईपी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल किसके लिए होता है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, नेचुरल बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो लर्नर्स होते हैं उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। एग्जाम्पल क्या करेंगे, विजुअल एड्स में चार्ट और टेक्स्ट बुक्स हो गए, ऑडियो एड्स में क्या हो जाएगा, रेडियो, एक ऑडियो विजुअल एड्स में क्या हो जाएगा, टेलीविज़न, और एक्टिविटी सेंटर एड्स में क्या हो जाएंगे, फील्ड ट्रिप्स। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक्स। देखो टेक्स्ट बुक क्या होती है, वन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द क्लासरूम, नॉट ओनली द रिसोर्स। सबसे पहले कि टेक्स्ट बुक ही सिर्फ ओनली सोर्स नहीं है, क्या है, एक वन ऑफ द सोर्स है, यानी कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उनमें से एक सोर्स क्या हो जाती है, टेक्स्ट बुक्स। और जो टेक्स्ट बुक होती है उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो क्या कर पाए, जो लर्नर है वो ईजिली समझ पाए। और कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक्स में क्या नहीं होना चाहिए, यूज़ नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ एक मैं बताती, ऑथेंटिक मटेरियल क्या होता है, जो रियल मटेरियल होता है, और एक होता है रियल ईयर। रियल ईयर क्या होता है कि रियल चीज़ों का यूज़ करके, रियल चीज़ दिखा के जब टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, तो वो क्या होता है, रियल ईयर। अब हम बात कर रहे थे टेक्स्ट बुक्स की। टेक्स्ट बुक्स क्या हो जाती है, वन ऑफ द रिसोर्सेज है अवेलेबल इन द क्लासरूम, लेकिन नॉट द ओनली रिसोर्स नहीं है। क्या नहीं है, इकलौता साधन नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स क्या हो जाता है, टेक्स्ट बुक। उसके अलावा जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, कि बच्चा क्या कर पाए, आसानी से समझ पाए। और किसी भी टेक्निकल लैंग्वेज का क्या नहीं होना चाहिए, यूज़ नहीं होना चाहिए टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, 3 लैंग्वेज फार्मूला। देखो जो कोठारी कमीशन आया था 1964 में और 1966 में, उसमें क्या आया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था। पहली लैंग्वेज क्या रहेगी, बच्चे की जो मदर टंग है या जो भी रीजनल लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, मान लो अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं तो कोई भी अदर जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है और जो इंग्लिश है वो क्या हो जाएगी, सेकंड लैंग्वेज। और अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश क्या रहेगी, सेकंड लैंग्वेज। और थर्ड लैंग्वेज क्या रहेंगी, अब ऊपर दो आप जो चूज़ कर सके, मतलब हो चुकी हैं, मान लो आपकी मदर टंग हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी, तो उसके अलावा जो लैंग्वेजेस बचेगी उस किस में आ जाएंगी, जो भी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, थर्ड लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात एनईपी में भी की गई है, और इन्होंने कोठारी कमीशन में क्या किया, ये डिस्कस किया है 1964 से 1966 में जो आया था, कि पहली लैंग्वेज क्या रहेगी, बच्चे की जो मदर टंग है और रीजनल लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज क्या रहेगी, अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं तो कोई भी दूसरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में क्या हो जाएगी, हिंदी और इंग्लिश। ऐसे ही थर्ड लैंग्वेज क्या हो जाएगी, जो पहली 2 हो चुकी हैं उसके अलावा जो बचेंगी फिर आप क्या कर सकते हो, वो क्या हो जाती है, थर्ड लैंग्वेज, यानी कि कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज क्या हो जाएगी, थर्ड लैंग्वेज। और एनईपी ने भी किसकी बात की है, एनईपी 2020 भी किसकी बात की करती है, 3 लैंग्वेज फार्मूला की। और इन्होंने इसमें क्या कहा गया है कि जो बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है ना टीचर को, एटलीस्ट 5th क्लास तक तो उसकी मदर टंग में ही देनी है। यानी कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी मदर टंग में, जो भी उसकी होम लैंग्वेज है, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चा के लिए जो समझना है, जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए। क्लियर है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने इंग्लिश पेडागोजी का मैंने कोशिश की है कि मोस्टली मैंने, मतलब मेरी तरफ से मैंने आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दिया है। उसके अलावा अगर आप सीटेट के लिए या एचटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक हिंदी पेडागोजी मैराथन और एचटेट और सीटेट के लिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की मैराथन नहीं देखी है,
तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।